हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिया शारीर पेपर 2 को वन शॉट में कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि पीवाईक्यू के जितने भी फैक्ट्स है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वहां से आप सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हो, एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड के अंदर दो मेन चीजें पाई जाती है, एक होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, एक होता है आपका प्लाज्मा। ओके, तो ब्लड क्या होता है आपको पहले से पता है कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स मींस डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात करें, that it is identified as the clear extracellular fluid. It is a clear extracellular fluid and which holds the cellular components. कौन कौन से cellular components होंगे इसके अंदर? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड गैसेस। ओके, और ये होता है मोस्ट अबेंडेंटली इसके अंदर क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन जो कि क्या काम करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का। ग्लोबुलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म। फिब्रिनोजन जो कि क्लोटिंग फंक्शन में हेल्प करेगा। ईच हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन क्लासेस के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ओके, so blood having the 55% of the plasma and 45% of your blood cells. 92% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है क्योंकि फ्लूइड मटेरियल था। ओके, और डिजोल्व सब्सटेंसेस हमारे पास जो कि आपका प्रोटीन था, ये सब सारी चीजें हमारे पास 8% मिली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्लड सेल जो है 45%, दैट इज योर आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का, डब्ल्यूबीसी का डिफेंस मैकेनिज्म और प्लेटलेट्स का फ्लोटिंग मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ये डब्ल्यूबीसी है, ये दो टाइप से क्लासिफाई की जाती है, फेगोसाइटिक सेल जो कि ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट इंजेस्ट करेंगी और लिम्फोसाइटिक सेल्स। ओके, सो फेगोसाइटिक सेल्स एंड लिम्फोसाइटिक फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। बी क्या करती है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, टी करती है उसको किल्ड इन्फेक्टेड एंड द कैंसरस सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारा ये डिवीजन था डिजोल्व सब्सटेंसेस का, इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं कि इसके अंदर सॉल्ट होते हैं, फूड जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैट्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन भी आएगा यहाँ पे और एल्ब्यूमिन। वेस्ट प्रोडक्ट लाइक योर यूरिया एंड CO2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड द ब्लड सेल्स। अब आप बताओ स्टूडेंट, ब्लड का फंक्शन क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सो बेसिकली कनेक्ट करता है पूरे हमारे बॉडी के सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कंपोज्ड ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा। उसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, since these living cells are suspended in plasma, blood is known as the fluid connective tissue. ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स। देखो, आरबीसी जो होती है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, ब्लड एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स and transport to the different cells of the body and the waste carbon dioxide moves from the blood to the lungs and exhaled. Okay, next हमारे पास आता है कि transport and the transport hormone and the nutrients. So hormone और nutrients का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। The digested nutrients कौन कौन से? ग्लूकोज, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब। इनका सबका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड के अंदर। कैसे होगा स्टूडेंट्स? कैपिलरीज के थ्रू होगा। कैपिलरीज में भी कौन प्रेजेंट है? विलाय प्रेजेंट है। ओके, like in the small intestine. Okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होता है स्टूडेंट? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, वो डायरेक्ट अपने सिक्रेशंस को कहां पर करते हैं? आपके ब्लड के अंदर, एंड आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ओके, टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीमोस्टैसिस। ये हमारे पास अब आ गई इसकी डेफिनेशन कि जो ब्लड है हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। कैसे? देखो, ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग हीट। कैसे मेंटेन करता है? एब्जॉर्ब करेगा हीट को और रिलीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके अंदर हमारे पास ब्लड जो है वो क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। कोई भी आपके पास इंजरी होगी, आपको वाउंड होगा, सो वहां पे क्या होगा कि फिब्रिन्स आके वहां पे प्लेटलेट्स के साथ में आपकी वुंड हीलिंग का काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट टू द किडनी एंड द लीवर। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है वो CO2 भी कैरी करता है, वेस्ट भी कैरी करता है। वेस्ट का कंपोजिशन हमने देखा था अभी अभी,
So blood enters the kidney where it is filtered and remove nitrogenous waste out of the plasma and the toxins from the blood are also removed by the liver. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन. सो प्रोटेक्शन का हमने कहा फंक्शन पढ़ा था स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसी के अंदर. ओके, दे मल्टीप्लाई रैपिडली ड्यूरिंग द इंफेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. सो फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स आपको कहां देखने को मिलेगा, क्या क्या होते हैं. देखो ब्लड सेल कौन कौन सी थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट. इनका क्या फंक्शन होता है. क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट्स, 5 मार्क में आ सकता है. सी आरबीसी के अंदर क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द लंग्स. ओके, ब्लड टिश्यू. सो कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिटरमाइनिंग ब्लड टाइप लाइक आपका ए है, बी है, वॉट एवर द ब्लड इज, सो वो भी हम डिटरमाइन करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द आरबीसी. तो हीमोग्लोबिन होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज स्टोर्ड इन आरबीसी. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटेलाइज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन स्टूडेंट्स, कन्वर्टिंग CO2 इनटू द HCO3-. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स हमारी क्या होती है, WBC. So the neutrophils are the cells which are involved in our innate immune system. Okay, मतलब हमें ये immunity provide करने का काम करती है. They first to migrate towards the site of infection. ये पहली सेल होती है जहाँ पे भी infection हुआ है वहां जाने के लिए. And initiate an immune response, और immune response को initiate करेंगी कैसे, ब्रेन को सिग्नल भेज के. 3 मेन एंटीमाइक्रोबियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस मतलब उस इंफेक्टेड सेल्स को कंप्लीट इंजेस्ट करेंगी. And degranulation. Okay, degranulation and the release of the nuclear material in the form of neutrophils, extracellular ट्रैप नेट्स भी बोला जाता है इसे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन सी होती है. न्यूट्रोफिल्स का तो हमने देख लिया कि ये सबसे पहले हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी इंफेक्शन होगा वहां पे जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे. अब हम पढ़ते हैं बेसोफिल्स का. बेसोफिल्स कहाँ होती है, बेसोफिल्स का आपने पढ़ा होगा कि फाइट इंफेक्शन बाय रिलीजिंग द हिस्टामिन व्हिच इनिशिएट द इंफ्लेमेटरी रिस्पांस. स्टूडेंट ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि इंफ्लेमेटरी रिस्पांस है वो हमारा बेसोफिल्स की वजह से आता है. हिस्टामिन कॉजेज द ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड बिकम लीकी. ये हिस्टामिन जो होता है ब्लड वेसल को डायलेट करता है. इसके ऑपोजिट में कौन आता है कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में. इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ ब्लड टू द एरिया एंड ट्रांसपोर्ट टू द इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बेसोफिल्स आल्सो सिक्रेट हिपैरिन. हिपैरिन भी आता है विच प्रिवेंट कोगुलेशन. हिपैरिन जो होता है वो ब्लड का कोगुलेशन होने से रोकता है. ओके, इनेबल्स द डब्ल्यूबीसी टू सर्कुलेट फ्रीली, और जिससे डब्ल्यूबीसी सर्कुलेट कर सके फ्रीली अपनी बॉडी के अंदर. ईएसएनओफिल्स क्या होता है, ईएसएनओफिल्स से ई से एलर्जी आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो एलर्जी के लिए जितनी भी आपकी एलर्जी रिएक्शंस होती हैं तो वहां पे हमारी ईएसएनओफिल्स आती है फाउंड विद इन द ब्लड बट ऑल्सो द टिश्यू इंश्योरिंग दैट दे आर क्लोजर वेयर द साइट ऑफ इन्फेक्शन में अकर. ओके, दे हेल्प टू फाइट ऑफ द माइक्रोब्स फर्स्ट इनगल्फिंग, एक्सक्रीटिंग एंड द एग्जिबिटिंग. 3 चीजें. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिम्फोसाइट्स. They are the main WBC involved in imparting humoral and the cell mediated immunity. जो हमारी humoral और cell mediated immunity है वो कहाँ से आती है, वो lymphocyte से आती है. So the 2 main lymphocytes are the T lymphocytes and the B lymphocytes. Both T lymphocytes and the B lymphocytes are produced in the bone marrow. So इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर, but matures in the thymus. thymus के अंदर और बोन मैरो के अंदर ही ये मेच्योर होती हैं. ये आपने पहले 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है मोनोसाइट्स. ओके, मोनोसाइट्स दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस. ये मैक्रोफेजेस के अंदर डेवलप होती हैं, अपने आप को डेवलप करती हैं विच इनेबल्स देम टू इंजेस्ट द हार्मफुल. तो मैक्रोफेजेस क्या करेगा, आपका फैगोसाइटोसिस करेगा, इनगल्फ करेगा, जो भी हमारा हार्मफुल पैथोजन है उसका ब्रेक डाउन भी करेगा. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फॉलोइंग दिस दे कैन डिस्प्ले पार्ट ऑफ द पैथोजन ऑन देयर आउटर सरफेस और एंटीजन. इसके अंदर एंटीजन भी प्रेजेंट होता है जो कि फ्लैग ऐसे फ्लैग काम करता है इम्यून सिस्टम के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है, इन एडिशन टू दीज मोनोसाइट्स may ingest other dead cells from the site of infection and help in the wound repairing. ये भी wound repairing में हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स. इनका मेन रोल क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन के अंदर इनका मेन रोल होता है वेयर दे हेल्प टू प्रोड्यूस ब्लड क्लॉट
टू सील ए वाउंड एंड प्रिवेंट द ब्लड लॉस। ओके, जहाँ पे ब्लड लॉस होगा वहां पे जाएंगी, उसको हीलिंग का प्रोसेस करेंगी और ब्लड फ्लो को रोक देंगी। व्हेन ए वाउंड इज ओपन, सिग्नल आर सेंट एंड रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट्स। जैसे वो वाउंड है, आपको कट लगा, मतलब वहां से स्पेस आपका खुल गया है, तो वहां से सिग्नल जाएगा और फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स का रिलीज स्टार्ट होगा, एक्टिवेटिंग देम टू चेंज द शेप। वो अपने आप की शेप चेंज करेंगी एंड बिकम द स्टिकर टाइप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अलोंग साइड दिस फिब्रिनोजन डेवलप्स ए फाइब्रस वेब। और ये फाइब्रस वेब मतलब जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं ओवर द वाउंड। जहाँ पे भी आपको कट लगा है, मीन्स आपके यहाँ पे कट लगा है, तो यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच वाउंड विद द प्लेटलेट्स बिकम कॉट इन। वहां पे प्लेटलेट्स जो है वो फंस जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या, क्लोट को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वहां पे हमारे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमारा हिस्टामिन था वो वाजो डायलेटर था, तो यहाँ पे क्या होंगे, वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर आएंगे। ओके, सिक्रीट vasoconstrictor causing the vessel spasm in broken blood vessels from platelet plug and dissolve unwanted blood clot. Digest and break bacteria, secrete cytokinins, attracting neutrophils monocytes at the site of infection। आपने ये पहले पढ़ा कि वो भी इन्फेक्शन की में हेल्प करती है। ओके, प्रिवेंट करने में। सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर्स टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द हीमियोपोइसिस प्रोसेस, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ योर आरबीसी। ओके, तो हमारे पास आती है सबसे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स, दैट इज CFU, एंड कॉलोनी फॉर्मिंग जो जर्म सेल्स होती हैं मीन्स जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मेगाकैरियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स आर द ओलिगो पोटेंशियल प्रोजेनेटर सेल्स फॉर द माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, दस दे ऑल्सो कॉल द कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और द माइलॉइड स्टेम सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स बिगिन इन द हिमेटोसाइटोब्लास्ट। हिमेटोसाइटोब्लास्ट के अंदर इनका बिगिन होता है, बनना स्टार्ट होता है। ये मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, वो कैसी होती है, मल्टीपोटेंट होती है। ओके, आपको पता होगा यूनिपोटेंट मल्टीपोटेंट क्या होता है। सो hemocytoblast have the greatest power of the self renewable, okay, of any adult cell। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दे फाउंड इन द बोन मैरो। ये सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपको पता है कि एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे बोन मैरो के अंदर। दे कैन बी मोबिलाइज्ड इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड व्हेन नीडेड, और वो वहां से निकल के ब्लड के अंदर जाती हैं जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तब। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सम hemocytoblast differentiate into the common myeloid progenitor cells which go on to produce erythrocytes। कुछ वहां से डिफरेंशिएट होकर इरिथ्रोसाइट्स बनाएंगी, एज वेल एज द मास्ट सेल, कुछ मास्ट सेल बनाएंगी, मेगाकैरियोसाइट्स और द माइलोब्लास्ट। द प्रोसेस बाय विच द कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स बिकम फुल्ली मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इन ऑल द सेवरल स्टेजेस। अब इन स्टेजेस का नाम याद करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट के रूप में बनाना है। सबसे पहले हमारे पास आती है कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट या फिर प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोला जाता है। फर्स्ट इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसर, ये सबसे पहली इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसर होती है, प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द मल्टीपोटेंट। मैंने बताया था मल्टीपोटेंट माइलॉइड सेल वो सबको प्रोड्यूस करेगी, सो वहां से प्रोड्यूस होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। ओके, इट हैज अ लार्ज न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज न्यूक्लियस विद द फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म गिविंग द साइटोप्लाज्म अ बेसोफिलिक अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनती है, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट या फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, स्मॉलर देन प्रो। अब साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है विद द स्मॉलर न्यूक्लियस बट मोर, इसके अंदर न्यूक्लियस स्मॉल होगा बट मोर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। दीज राइबोसोम्स आर डेवलप्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ योर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट या फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। दिस इज द लास्ट प्रीकर्सर सेल कैपेबल ऑफ द माइटोसिस। ये लास्ट प्रीकर्सर सेल होती है जो कि माइटोसिस करेगी एंड इज स्मॉलर देन द बेसोफिलिक सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि its cytoplasm appear grayer due to the increased acidophilic stain and caused by the presence of hemoglobin. Late normoblast also called the normoblast, it is incapable of cell division। इसके अंदर कोई भी अब सेल डिविजन नहीं होगा
इट इज ओनली स्लाइटली लार्जर देन द मेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट। अब जो हमारी इरिथ्रोसाइट सेल होती है उसकी ये उससे स्लाइटली लार्जर होती है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी डेंस न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हमारे पास आती है पॉलीक्रोमैटिक सेल। सो इसके अंदर आपको क्या करना है कि इतना ही लर्न करना है कि द क्लस्टरिंग ऑफ द राइबोसोम फॉर्म्स ए रेटिकुलर नेटवर्क गिविंग द name reticulocyte, and these cells carry oxygen enter the blood stream and found in the low concentration in the normal blood. Okay, next हमारे पास क्या आता है कि erythrocytes। erythrocytes क्या होते हैं? आर द कॉमनली कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स। erythrocytes आपको पता है कि आरबीसी को हम erythrocyte भी बोलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका? erythropoiesis का, एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द सर्कुलेशन। ओके, ये आप लोग चार्ट देख सकते हो स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। आपको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जिसका साइज ज्यादा था, अब साइज धीरे धीरे देखो आप कम होता जा रहा है। ओके, ये इरिथ्रोसाइट है जिसकी लाइफ स्पेन आपको 120 डेज है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। ये सारी प्रोसेसेस आपकी बोन मैरो में होती है और ये ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ल्यूकोपोइसिस। ओके, अब हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी कैसे फॉर्म होती है। तो जो हमारी सीएफयू सेल्स थी, कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट्स थी, वहां पे हमारे पास कौन कौन प्रेजेंट था? लाइक ग्रेनुलोसाइट, इरिथ्रो, मोनो एंड द मेगाकैरियोसाइट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास माइलोब्लास्ट, मतलब लार्ज सेल विच विद अ न्यूक्लियस एंड which demonstrates basophilic stain, and this stage exists for all granulocytes. Okay, next हमारे पास आता है कि माइलोसाइट्स के बाद में बनती है प्रोमाइलोसाइट्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज प्राइमरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड। इसके अंदर प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। दिस स्टेज एग्जिट्स फॉर ऑल ग्रेनुलोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स। द डेवलपिंग न्यूट्रोफिल्स can be differentiated from the basophilic and the eosinophilic as the neutrophilic। ये सारा अब क्या होगा कि न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स अब ये सारे डिफरेंशिएट होंगे बेसोफिल्स में, eosinophils में और न्यूट्रोफिल्स में। अब हमारे पास आता है कि न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंशिएशन इज नाउ मच क्लियर from the other granulocytes as a specific granule as in a fair greater number than the primary granules formed in the प्रोमाइलोसाइट स्टेज। ओके, अब डिफरेंशिएशन मोर क्लियर होने लगा है और इसके अंदर एक जो स्पेसिफिक पिक्चर आता है, द न्यूक्लियस इलोंगेट्स, बिकम हेट्रोक्रोमेटिक एंड द किडनी शेप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बैंड सेल्स। न्यूक्लियस इलोंगेट फर्दर एंड रिप्रेजेंट ए होर्सशू शेप and the nucleus start to segment. Next हमारे पास आती है neutrophil, that is the mature neutrophil is formed and the nucleus is segmented. ये lobes learn करने हैं स्टूडेंट्स। ये lobes काफी इंपॉर्टेंट है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 3 से 5 लोब प्रेजेंट होती हैं। This lobular structure of the nucleus gives rise to the name polymorphonuclear, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि polymorphonuclear neutrophil। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसोफिल। तो अब हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल का, अब हम पढ़ेंगे बेसोफिल का। आपके पास सबसे पहले माइलोब्लास्ट आएगी, प्रोमाइलोब्लास्ट आएगी, जहां पे हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि ये कौन सी सेल है, बट सारी प्रेजेंट होंगी। बाद में हमारे पास आता है कि बेसोफिलिक माइलोसाइट्स एंड द मेटामाइलोसाइट स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे अब स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं और ये बेसोफिल होती है। फाइनल न्यूक्लियस शेप इज मार्क्ड बाय द हायर डेंसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि eosinophil की भी आपको ऐसे ही है। इसके अंदर आपको फर्स्ट लाइन सबके अंदर ये दोनों स्टेप सबके अंदर मतलब ज्यादातर कॉमन ही है। लास्ट में आपको क्या दिखेगा? बाइलोब न्यूक्लियस। ओके, सो नेक्स्ट हमारी आती है कि मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स के अंदर मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट बनेगा। ओके, फिर मोनोसाइट बनेगा। तो मोनोसाइट के अंदर क्या होगा कि आपको यहाँ पे लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस मिलेगा विद स्लाइटली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। ओके, ऑफन वैक्यूलेटेड, यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? दैट इज योर मैक्रोफेजेस। वंस द मोनोसाइट इज एंटर्ड द टिश्यू इट डिफरेंशिएट इनटू द मैक्रोफेज। ये आप सारी देख सकते हो कि यहाँ पे सारा आपको जो स्टेजेस हैं वो बताई गई हैं। तो ब्लड सेल से हमारे पास माइलोसाइट्स बनी थी। ब्लड सेल से हमारे पास कौन बनी थी? माइलोसाइट्स बनी थी। माइलोइड स्टेम सेल्स बनी थी। माइलोइड स्टेम सेल से हमारे पास माइलोइड ब्लास्ट से हमारे पास 3 चीजें बनी, न्यूट्रोफिल्स, eosinophil और बेसोफिल, और मोनोसाइट, प्रोमोनोसाइट, और मेगाकैरियोब्लास्ट से हमारे पास प्रोमेगाकैरियोसाइट बनी। ये चार्ट आप स्टूडेंट बना सकते हो, वो सारे स्टेप्स मैंने इसके अंदर बताए हैं।
ये चार्ट बनाओगे तो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा होगा और ज्यादा मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि थ्रोम्बोपोइसिस मतलब कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि ये लाइन आपने सबके लिए कॉमन देखी है कि हमारे पास जो कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जीईएम, दैट इज ग्रेनुलोसाइट, इलेक्ट्रोसाइट, मोनोसाइट और मेगाकैरियोसाइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेगाकैरियोब्लास्ट। ओके, सेल इज स्लाइटली बेसोफिलिक अराउंड द 30 micrometer and has a round nucleus that is non lobed। यहाँ पे कोई भी लोब प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमारे पास कौन बनता है, प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट, फिर हमारे पास बनती है मेगाकैरियोसाइट, और मेगाकैरियोसाइट के बाद में हमारे पास कौन बनता है, दैट इज योर थ्रोम्बोपोइटिन। सो इसके अंदर ये अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे आता है सिमिलर टू इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा था कि आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा था। सो अब ये जो हमारा थ्रोम्बोपोइटिन है ये किसकी जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे थ्रोम्बोपोइटिन कहाँ से आया है, हमारे पास किडनी और लीवर से आया है। माइलोइड स्टेम सेल पे काम किया, मेगाकैरियोब्लास्ट बना, उसके बाद में हमारे पास मेगाकैरियोसाइट्स बनी और फिर हमारे पास प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। सो बोन मैरो के अंदर हमारे पास कौन प्रेजेंट था स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारी सेल्स बन रही थी, ब्लड सेल्स बन रही थी, आरबीसीज बन रही थी। इट इज कंपोज्ड ऑफ hematopoietic cells, red bone marrow that is your adipose tissue and supportive stromal cells। next हमारे पास आता है कि red bone marrow contains the blood stem cells that can become the red blood cells, white blood cells or the platelets। yellow bone marrow is made mostly of the fat and contains stem cells that can become cartilage, fat and the bone cells। so red bone marrow हमारे पास क्या बना रही है, ब्लड सेल्स बना रही है। येलो बोन मैरो क्या होता है कि मोस्टली फैट वाला जो सब्सटेंसेस होता है हमारा और कार्टिलेज का, उन सबका फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फंक्शन क्या होता है बोन मैरो को। अब देखो सबसे बड़ा फंक्शन अभी हमने पढ़ लिया कि उसको प्राइमरी साइट होती है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। ओके, बाय द 5th month ऑफ योर गेस्टेशन, फर्स्ट मंथ इन द यूट्रो द मेसोडर्म ऑफ द यॉक सेक। सबसे पहले कौन होता है, पहले यॉक सेक बना रहा होता है, उसके बाद में 2/3 के अंदर हिमेटोपोइसिस मूव्स टू द लीवर एंड द स्प्लीन। उसके बाद में कहा, पहले यॉक सेक ने बनाया, यॉक सेक के बाद में दूसरे तीसरे महीने में लीवर और स्प्लीन बनाएंगे, और बाद में क्या होगा कि 5वें महीने से हमारे पास कौन हो जाएगा, बोन मैरो आ जाएगी। बोन मैरो बोलेगी सारे फंक्शंस अब मैं करने वाली हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज, बिलीरुबिन में, आयरन में, ग्लोबुलिन्स में, ये सारा वहां पे ब्रेक डाउन होगा, स्टोरेज होगा फैट का। सो द एडिपोसाइट की हमने पहले ही पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड द टाइप एंड द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन होता है, टेट्रामेरिक। ओके, सो the main type of hemoglobin in adult is made up of two subunits that is each having the alpha and the beta polypeptide chain. Each polypeptide chain is linked to a heme prostatic group। okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अल्फा सब यूनिट के अंदर क्या होता है कि 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा के अंदर 146, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। हीम ग्रुप क्या होता है, हीम का मतलब होता है हमारे पास आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप। आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है विच इज अटैच्ड टू द ईच पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इट कंटेन्स द आयरन इन द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इट इज अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ चुके हो नीट प्रिपरेशन में। सो इट इज अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा सबयूनिट्स। ऑन माइल्ड ट्रीटमेंट विद द यूरिया hemoglobin partially dissociates but alpha beta dimer remains intact। यूरिया के साथ ट्रीटमेंट पे हीमोग्लोबिन जो होता है पार्शियली डिसोशिएट हो जाता है बट अल्फा बीटा डाइमर वैसे के वैसे रहते हैं। द सब यूनिट्स आर बाउंड टुगेदर बाय द मोस्टली hydrophobic interactions and the hydrogen bonding and a few ion pairs or the salt bridges। okay, in infants there are the 2 alpha and the 2 gamma cells। adult में beta cells होते हैं, infants के अंदर gamma होता है। okay, which get replaced by the beta chains in adults। so students ये MCQ के क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चेन प्रेजेंट होती है। okay, hemoglobin is present in the 2 configurations that is your R state and the T state। oxygen has the more affinity for the R state
एंड द डीऑक्सीहीमोग्लोबिन इज प्राइमरली प्रेजेंट इन द टी स्टेट। ओके, ये आपका कंप्लीट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप बीटा सेल्स भी, बीटा चेन्स भी देख सकते हो, अल्फा चेन्स भी देख सकते हो, और हीम भी आप बीच में देख सकते हो। ओके, इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं? 3 टाइप होते हैं स्टूडेंट। हीमोग्लोबिन ए दैट इज योर अल्फा 2 बीटा 2, इसके अंदर ये अडल्ट के अंदर पाया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हीमोग्लोबिन A2 टाइप का, जिसके अंदर अल्फा 2 और डेल्टा 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि 2 से 3% अडल्ट के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हीमोग्लोबिन F, जो कि F मतलब कि फीटल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर अल्फा 2 और गामा 2 सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं हीमोग्लोबिन के? आप बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब 11th-12th क्लास से पढ़ रहे हो कि आई होप आपको फंक्शन सारे अभी भी याद होंगे कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और कितना कितना अमाउंट में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरीज 4 ml of your CO2. Okay, and the main function of HB is the carry and transport oxygen to the various, and each 100 ml of oxygenated blood carries the 5 O2. Okay, 5 ml of O2 to the tissue, और ये कहाँ लेके जा रहे हैं? एल्वेलाई के पास में। हीमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रेड कलर देता है ब्लड को, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स and act as a buffer, and hemoglobin and interact with the other ligands, and the degradation accumulates that is a physiologically active catabolites. Okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लोटिंग आप बताओ। सो मैकेनिज्म ऑफ फ्लोटिंग अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ फैक्टर्स याद करने हैं। फैक्टर 1 इज योर फिब्रिनोजन, 2 इज योर प्रोथ्रोम्बिन, 3rd इज योर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4th इज योर Ca+2 या फिर आयनाइज्ड कैल्शियम भी आप लर्न कर सकते हो, 5th इज योर दैट इज योर प्रोएक्सिलरिन, एंड 6th इज योर अनसाइंड, अभी तक पता नहीं है, दैट इज 7th इज योर स्टेबल और द प्रो कन्वर्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास 8th आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th आता है दैट इज योर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या फिर क्रिसमस फैक्टर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रिसमस फैक्टर कौन से का नाम होता है? 9। ऐसे याद रखना कि जो हमारा क्रिसमस होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 9 तारीख को, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बाकी सारे आपने लर्न करने हैं। ओके, ये था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 3 मेन स्टेप्स ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। 3 मेन स्टेप कौन कौन से होते हैं ब्लड कोगुलेशन के? ये आपसे 5 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, देन वी हैव द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्लड कोगुलेशन, एंड it is done by the 2 pathways। कौन कौन से? एक्सट्रिंसिक और द इंट्रिंसिक पाथवे। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द टिश्यू फैक्टर पाथवे। क्या बोलते हैं इसे? टिश्यू फैक्टर पाथवे भी बोलते हैं एक्सट्रिंसिक को, एंड शॉर्ट पाथवे होता है द टिश्यू फैक्टर एंड द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आर रिलीज्ड फ्रॉम द डैमेज्ड वेस्कुलर वॉल्स। सो जो भी हमारी जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज योर 7 to 7A, एंड द फैक्टर 7A activates the factor 10 to 10A in the presence of your Ca+2। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है? इट इज ए लॉन्गर पाथवे। ये कुछ लॉन्गर पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, और इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन द एक्सपोजर इट बिगिंस विद द एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू द कोलाजन एंड फॉर्म्स द अंडरलाइंग डैमेज्ड एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम की वजह से एक्टिवेट होता है। दिस एक्टिवेट्स द 12th to 12A, and 12A is a serine protease. It activates 9 to 9A, and the 11 to 11A, and the 11A then activates the factor 9 to 9A in the presence of your Ca+2 ion. Okay, next हमारे पास आता है कि कॉमन पाथवे क्या क्या होते हैं? कॉमन पाथवे के अंदर आपको देखने को मिलेगा द फैक्टर 10A, factor 5, and the phospholipid calcium ion form the prothrombin activator, and this is the start of the common pathway of the both intrinsic and the extrinsic pathway। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो पहला स्टेप था हमने वो एक्टिवेशन वाला वो हो चुका है फैक्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। So prothrombin or the factor 2 is a plasma protein and is the inactivate फॉर्म ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बिन। ये क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि आपको सबको पता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी? थ्रोम्बिन की। विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर। लीवर के अंदर अपन को विटामिन के की जरूरत होती है। द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट्स
एक्टिवेटेड फाउंड बाय द अबो कन्वर्टर प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं उसको लर्न करेंगे कि 8 एंड 5 एंड द 13। ओके, फिर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन होगा, वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है थ्रोम्बिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। और फैक्टर्स आप लर्न कर सकते हो, दैट इज 13 और द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये सारी प्रोसेस है आपके पास जो कि मैंने आपको वहां पे समझाई। यही चार्ट अगर आप बना के आते हो तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास जो भी जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स थे वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर थ्रोम्बिन को हमारे पास फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ। ओके, सो ये सारा एक्टिवेशन आपका ब्रोकन ब्लड वेसल्स के हुआ था, फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट आई, फिर फिब्रिन स्टेन्स और ब्लड क्लोट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि एक्सप्लेन एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो कि ब्लड को थिन करते हैं एंड द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट्स एंड रिड्यूस द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रोलोंग द क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, दैट इज पेरेंटल, इसके अंदर हिपैरिन आता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ओरल, ओरल के अंदर हमारे पास वार्फिन या फिर टिबेगेट्रोन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंटीकोगुलेंट्स का काम क्या होता है, आर यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, द मोस्ट कॉमन कॉज बीइंग ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है कि कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस का पार्टिकल जो ब्लड के अंदर मूव कर रहा है वो अगर ब्लड के अंदर कोगुलेट करने की पावर रखता है तो उसको ये स्टॉप करते हैं। जो अदर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमारे पास जो एंटी हिपैरिन्स मतलब कि जो हमारे जो एंटीकोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर, हार्ट अटैक के अंदर आपको देना पड़ता है, जैसे आप एस्पिरिन वगैरह देते हो, अनस्टेबल एंजाइना जहाँ पे ब्लड जो होता है वो इनफ नहीं हो पाता ऑक्सीजन हार्ट के पास में, रिमेटेड हार्ट डिजीज, स्ट्रोक के अंदर, आर्टेरियल फिब्रिलेशन जहां पे भी क्लोट वाली चीजें आ रही है वहां पे सबका काम आएगा, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज और द वेस्कुलर सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होता है इसके अंदर, एबीओ, जैसे हमारे पास क्या होता है कि एबीओ blood group system contains the four type of blood AB and O and is mainly based on the antigens and the antibodies on the red blood cells and in the plasma. Both antigens and the antibodies are protein molecules in which the antigens are present on the surface. Antigen RBC की surface पे present होते हैं और antibodies वो कहाँ present होती है, प्लाज्मा के अंदर, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि the basis of your ABO grouping is the two antigens, that is your antigen A and the antigen B. The ABO grouping system is classified into the four types based on the presence and the absence of your antigen on the blood cells surface and the plasma antibody. अब A के अंदर हमारे पास क्या होता है कि contain antigen A and the antibody B. आपको सबको पता है कि बी होगा तो वहां पे एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी किसकी होगी, ए की, और इसके अंदर बोथ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ओ के अंदर ना तो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट होता है ए और बी, बस एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ए बी। ओके, द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज द main basis of your blood transfusion. Our immune system recognize another blood type as a foreign and attack if it is introduced into the body. आपने पढ़ा होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने को मिलती है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हुआ है तो, और अगर ज्यादा ही हुआ तो आपको एनाफाइलेटिक शॉक में जाके आपकी डेथ भी हो सकती है। Any inappropriate match with the RH and the ABO, the blood cause the most serious and the life-threatening transfusion reactions. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। Therefore, the blood transfusion is suggested to have a blood group check. सबसे पहले blood group को चेक करो, उसके बाद में हमारे पास ये ट्रांसफ्यूजन करो। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स को, एबीओ सिस्टम को और रिसेस सिस्टम को। एबीओ ब्लड ग्रुप, ABO group system is important during the blood donation और द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंपॉर्टेंट कब होता है, जब हम कोई को ब्लड दे रहे होते हैं फिर डोनेट कर रहे होते हैं। एज द मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप कैन लीड टू द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट कर देंगे विद वेरियस डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट करेंगी। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड सेल्स टू मैच व्हाइल द ट्रांसफ्यूजिंग, दैट इज द डोनर रेसिपिएंट कंपैटिबिलिटी इज नेसेसरी। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि डोनर का कैसा है और रिसिपिएंट का कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक पर्सन लिया जिसका ए ब्लड ग्रुप था, वो रिसीव कर सकता है ए से या फिर ओ से,
देयर आर द नो एंटीबॉडीज फॉर द ए एंड द ओ इन द ब्लड ग्रुप ए। अब हमारे पास आता है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू द ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द अदर प्रोमिनेंट वन इज द आर एच ब्लड group system. Okay, about 2/3 of the population contains the third antigen on the surface of their red blood cells known as the Rh factor or the Rh antigen. This decides whether the blood grouping is positive or the negative. अब जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है वो हमारा RH की वजह से आता है कि RH प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव, अगर एब्सेंट होगा तो RH नेगेटिव। ये आप देख सकते हो, कंप्लीट आपको बना के दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि एक्सप्लेन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन हमने पहले ही बता दिए थे कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा जो होता है हमारे पास एक्स्ट्रा क्लियर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और गैसेस प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ओके, जिनका सबका काम होता है, अब हम वही काम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के। न्यूट्रिएंट्स सर्व एज द रिजर्व सप्लाई ऑफ द अमीनो एसिड व्हेन ब्रोकन डाउन बाय द मैक्रोफेजेस व्हिच कैन देन बी यूज्ड बाय द सेल्स टू सिंथेसाइज द न्यू प्रोडक्ट्स। Carrier small proteins including lipids may bind on the surface of a plasma protein where they are transported to the other tissue for the use. Next हमारे पास आता है कि stabilize pH करेगा, bind to the H plus and keep the blood slightly basic. Next हमारे पास आता है कि coagulation interacting with the other proteins to initiate formation of the blood clot, helping to protect against the blood loss and invasion of the foreign microorganism. Osmotic pressure और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो भी मेंटेन करके रखता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट होता है इन साइज बट मोस्ट अबेंडेंट होता है एंड अकाउंटिंग 55% ऑफ द टोटल प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको इतना ही लर्न करना है कि इट लाइक इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि इट ऑल्सो हैज अ की रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विद द रिडक्शन इन इट्स कंसंट्रेशन linked to the loss of the fluid from the blood and gain in the fluid in the interstitial space. blood से loss होगा और fluid जो है वो interstitial space के अंदर बढ़ जाएगा। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होते हैं? उसके अंदर हमारे पास 3 क्लास आती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स। विद द अल्फा cells contain the 2 subtypes, that is alpha 1 and the alpha 2. They are divided into the classes on the basis of your molecular weight from the smallest to the largest. Alpha globulins include the HDL and the LDL which involved in the regulation and the transportation of your cholesterol within the body. Okay, next हमारे पास आता है कि HDL considered the good cholesterol, removes the excess found in the circulation, preventing blood build up in the arterial. HDL क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो रिमूव करता है एक्स्ट्रा जितनी भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह चीजें होती हैं, सर्कुलेशन को प्रिवेंट करता है वहां पे कुछ भी क्लम्प होने के लिए। और LDL क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि डिपोजिशन जो वो काम कर रहा है उसके ऑपोजिट हमारे पास E2 हमारे पास क्या होता है कि E2 is also contain the 2 alpha glycoproteins, that is your prothrombin and the hepatoglobulin. Beta globulins include your beta lipoprotein जो कि लिपिड रिच होते हैं और आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी। अल्फा जो हमारी गामा ग्लोबुलिन जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है, दैट इज योर लाइक IgG, IgA, IgM। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिब्रिनोजन प्रोटीन। फिब्रिनोजन क्या होता है कि बेसिकली ये फाइब्रस प्रोटीन होता है और ये स्टिकी प्रोटीन देखो इट इज कन्वर्टेड टू द स्टिकी प्रोटीन कॉल्ड द फिब्रिन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। सो ये किसमें हेल्प करेगा? ब्लड क्लोटिंग के अंदर। फिब्रिनोजन हमने पहले ही अच्छे से पढ़ लिया है। सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू द अनीमिया एंड जॉन्डिस। स्टूडेंट यहाँ से एक 10 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एनीमिया क्या होता है कि एनीमिया आपको पहले से पता है, ई मतलब एब्सेंट, एनीमिया मतलब योर ब्लड। ओके, सो anemia is diminished red blood cell count, quantity, size and function, has the severe causes including your low RBC production, डिफेक्टिव आरबीसी या फिर डिस्ट्रक्शन और द लॉस ऑफ द आरबीसी। कैसे कैसे हो सकता है? आरबीसी कम होंगी, डिफेक्टिव बनेंगी या फिर उनका डिस्ट्रक्शन होगा। कैसे कैसे हो सकता है? ये कॉजेज क्या है इसकी? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलिएट डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, माल एब्जॉर्प्शन। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बोन मैरो और स्टेम सेल का जहाँ पे बन रही थी उनमें प्रॉब्लम आ गया है, फिर ब्लड लॉस। ओके, या फिर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया टाइप का कुछ हो सकता है। बॉडी इज नॉट हैविंग द इनफ हार्मोन टू क्रिएट द रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स कैन ब्रेक डाउन टू फास्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि
टाइप क्या क्या होते हैं इसके अंदर, हमारे पास सबसे पहले आते हैं कि इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी टाइप ऑफ एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया और फेनकोनाई एनीमिया। सो इसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड कम होगा तो डिजीनेस मतलब आपको थकावट ज्यादा होगी, और थकान थकान सी फटीग होगा, लाइट हेडेडनेस और द फीलिंग लाइक यू आर अबाउट टू पास आउट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फास्ट और अनयूजुअल हार्ट बीट देखने को मिलेगी, हेडेक होगा, पेन कहाँ कहाँ पे, इंक्लूडिंग योर बोन, चेस्ट, बेली, जॉइंट्स, और प्रॉब्लम विद द ग्रोथ फॉर द चिल्ड्रन एंड द टीन, और shortness of your breath and the skin that's pale or the yellow, and the cold hands and the feet and the tiredness and the weakness। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या होता है कि एक ऐसे डिजीज विच इज caused which causes the yellowish discoloration of your skin, जिसके अंदर स्क्लेरा मतलब व्हाइट पार्ट ऑफ आई भी येलो होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो होगी, एडिशनली बॉडी फ्लूइड्स में आल्सो चेंज टू द येलो कलर, टेक्निकली इट इज कॉल्ड द इक्टरस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इक्टरस। कोज क्या होते हैं, जैसे साइड इफेक्ट ऑफ योर सर्टेन मेडिकेशंस, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया आपके पास में, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन किया, गॉल ब्लैडर ऑफ द पैंक्रियाटिक कैंसर, सिरोसिस ऑफ योर लिवर कैन बी द वन ऑफ द कोज, और हेपेटाइटिस, लिवर इन्फेक्शन और हीमोलाइटिक अनीमिया। टाइप कौन से होता है, हमारे पास तीन टाइप देखने को मिलती है, हिपेटोसेलुलर, हिमोलाइटिक और द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। अब हमारे पास क्या आता है कि हिपेटोसेलुलर मतलब कि सेल की कोई इंजरी हुई है लीवर की, मतलब कि रिजल्ट ऑफ द लिवर डैमेज और द इंजरी, एंड द लीवर जनरली गेट डैमेज ड्यू टू द इन्फेक्शन। कैसे कैसे इन्फेक्शन हुआ होगा, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ज्यादा किया होगा, या फिर आपने कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। हीमोलाइटिक के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अकर व्हेन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ द रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन, यहाँ पे जब ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डिसीज का, तो बिलीरुबिन जो होता है वो बिल्डअप होने लग जाता है और वो डिजीज करता है फिर अनीमिया और मलेरिया और जॉन्डिस टाइप की। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ रुकावट आ गई है, बिलीरुबिन इज ब्लॉक्ड एंड अनएबल टू डिस्चार्ज फ्रॉम द लीवर। सिम्टम क्या होगा आपका, सब कुछ येलो, मतलब स्किन, स्क्लेरा, यूरिन, सब आपको म्यूकस मेम्ब्रेन सब येलो देखने को मिलेगा, इचिंग ऑफ स्किन हो सकता है, फीवर, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वेट लॉस, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, क्राइंग लाउडली और द चेंज इन द स्किन टोन, पुअर फीडिंग, यूरिन कलर चेंज, येलोइंग, यूरिन कलर हमारा येलो हो जाएगा, और स्लीपनेस जो होती है वो हमारे पास, और लेथार्ज मतलब थकान वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्यूनिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। इम्यूनिटी क्या होता है कि इम्यूनिटी all the physiological mechanism that enables the individual's body to recognize material as a foreign and to neutralize, eliminate and metabolize। इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो इम्यूनिटी क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के पास में आया तो उसका क्या किया जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा, एलिमिनेशन किया जाएगा और मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा, देन विदाउट इंजरी टू इट्स ओन टिश्यू, और बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाएगा उससे, हमारे पास कोई भी इंजरी नहीं होगी बॉडी के अंदर। इसके अंदर हमारे पास आपने पढ़ा था 12th क्लास में, इसके दो टाइप होते हैं, कौन से, इननेट या फिर नेचुरल या फिर नॉन स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्वायर्ड और द अडेप्टिव। इननेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्थ से प्रेजेंट है, दिस इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली व्हेन द पैथोजन अटैक, पैथोजन अटैक करेगा तो हमारे अंदर ही एक्टिवेट हो जाएगी। इननेट इम्यूनिटी इंक्लूड सर्टेन बैरियर्स एंड द डिफेंस मैकेनिज्म दैट कैप फॉरेन पार्टिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। ऐसा मैकेनिज्म है जो कि फॉरेन पार्टिकल को अपनी बॉडी से बाहर रखेगा। इननेट इम्यूनिटी जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। दिस immunity helps us in providing the natural resistance component including, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं जो कि नेचुरल रेजिस्टेंस में बनाने में हेल्प करते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स होंगे, आपकी एनके सेल्स होंगी, इंटेक्ट स्किन या फिर न्यूट्रोफिल्स etc., which produce an initial response, the infections at the birth prior to exposure to the pathogen and the antigens। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत बचपन से ही प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ होती है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि अक्वायर किया है आपने बर्थ के बाद में। अक्वायर को हम अडेप्टिव भी बोलते हैं, दैट आवर बॉडी अक्वायर्स और द गेन्स ओवर द टाइम, जैसे जैसे इन्फेक्शन हुआ वैसे वैसे आप इसके अंदर इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर बनती गई। ओके, अनलाइक द इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी जैसी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट प्रेजेंट बाय द बर्थ, बर्थ के दौरान ही प्रेजेंट नहीं होती है। द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अडॉप्ट इटसेल्फ एंड टू डिजीज एंड टू जनरेट द पैथोजेनिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज टर्म्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और द अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इंडिविजुअल एक्वायर्स द इम्यूनिटी आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ इसने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लिया, इट इज स्पेसिफिक एंड मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज। इसके अंदर भी हमारे पास एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे विच मेक द एंटीजन हार्मलेस
and the main function of the acquired immunity is to relieve the victim the infection disease and prevent the further attack future के अंदर। तो ये क्या करेगा कि मतलब एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो ये एंटीबॉडी बना देगा, लेकिन फिर आपको उससे दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके, द इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द एडवांस लिम्फेटिक डिफेंस सिस्टम विच फंक्शंस बाय द रिकॉग्नाइजिंग द ओन बॉडी सेल एंड नॉट रिएक्टिंग देम। ओके, ये रिकॉग्नाइज करेगा कि खुद की बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करना है, फॉरेन पे ही अटैक करना है। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आइडेंटिफाइज द पैथोजन एंड विच हैव द एनकाउंटर्ड इन द पास्ट। ये पास्ट वाले एनकाउंटर्स को याद रखता है और फ्यूचर में होने वाले से बचाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो फीचर्स क्या होंगे, स्पेसिफिक होगी क्योंकि जो पास्ट के अंदर जो हमारे पास इंफेक्शन हुआ है उसी के लिए तो ये बनी है। तो क्या ऐसी होगी, पैथोजन वेदर इट इज हार्मफुल और नॉट एंड डिवाइस वे टू डिस्ट्रॉय देम। ओके, डिफरेंशिएट करेगी कि कैसा है कैसा नहीं है। डाइवर्सिटी, अवर बॉडी कैन डिटेक्ट वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन रेंजिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू वायरस। सो प्रोटोजोआ से वायरस तक बहुत सारे कैटेगरीज हमारे पास पैथोजन की, सबके लिए अलग अलग होती है। डिफरेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करती है, मतलब हमारे बॉडी का कौन सा और बाहर का कौन सा। मेमोरी बना के रखती है, मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट की मेमोरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, एक्वायर्ड के हमारे पास दो टाइप होते हैं, लाइक एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्या होती है कि आपके पास में इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द फॉरेन, कोई फॉरेन पार्टिकल का आपके पास में डायरेक्ट रिस्पॉन्स हुआ तो आपकी बॉडी ने एक्टिवली काम करके उसको जनरेट कर दिया। अगर व्हेन वी आर इन द कॉन्टेक्ट विद द पैथोजन और द एंटीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके पास में दो टाइप होते हैं, नेचुरली एक्टिव और द नेक्स्ट होती है हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव। तो नेचुरली एक्टिव के अंदर क्या होता है कि व्हेन द पर्सन इज एक्सपोज्ड टू ए लाइव पैथोजन एंड डेवलप्स द डिजीज एंड बिकम इम्यून as a result of the primary immune response. Once the microbe penetrates the body skin, जैसे ही वो हमारी बॉडी की स्किन के अंदर आएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा, तो हमारी जो बी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडीज को ताकि वो उससे फाइट कर सके। ओके, इसके अंदर व्हेन दिस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब इससे ही पहली बार आया तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। वंस द बॉडी एक्सपीरियंस द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कीप्स अ फ्यू एंटीबॉडीज देन that attack the pathogen in just in case of the second time। second time के लिए कुछ एंटीबॉडीज को बचा के रखेगा। ओके, अब हम इससे क्या बोलेंगे, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है कि आफ्टर एनी इम्यूनाइजेशन, कोई भी इम्यूनाइजेशन हो गया हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास आर्टिफिशियली, मतलब कि बाहर से दिया गया है। जैसे कि इफ द बाय द गिविंग सेफ फॉर्म ऑफ द एंटीजन आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर डाला गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव के अंदर आपके क्या देखने को मिलेगी, पैसिव डेवलप्स इमीडिएटली एंड आवर बॉडी बिगिंस इट अटैक ऑन द पैथोजन राइट अवे। इमीडिएटली पैसिव बन जाती है अपनी बॉडी के अंदर और वैसे ही वो इन्फेक्शन को खत्म करती है। इन्वॉल्व्स द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द एंटीबॉडीज अटेंड फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड आप बॉडी से आपने इम्यून जो हमारी एंटीबॉडीज है वो अक्वायर करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, ये नहीं बनती है। ओके, so the primary response of the body to a pathogen it encounters for the first time is rather feeble and so the first encounter is always a little harsh on the body। okay, so इसके अंदर जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकली हमारी जितनी भी वो बनाई गई हैं एंटीबॉडीज वो डाली जाती हैं। सो वाइल द एक्टिव इम्यूनिटी में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि वो खुद बनी है तो लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जो पैसिव वाली होती है ना ये शॉर्ट टर्म होती है। ओके, ये लर्न करना। पैसिव के हमारे पास दो होते हैं, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। सो नेचुरल पैसिव के अंदर क्या होता है कि नेचुरल पैसिव जैसे कि आपकी फीटस के टाइम से ही आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आईजीजी प्रेजेंट है। ओके, वो आपको मिला है मदर के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आर्टिफिशियली पैसिव। आर्टिफिशियली पैसिव के अंदर क्या आता है कि जो इंजेक्शन के द्वारा अपन को दिया गया है, सीरम के द्वारा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा फ्रॉम द अदर पर्सन या फिर एनिमल से। ओके, सो also the injection of the serum during the passive immunization carries a greater risk of the allergic reaction than the injection of the antigens during the active immunization। so जितने भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती है, वो इसी के अंदर आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगराइजेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, फिर एक्वायर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। फिर एक्टिव भी दो, नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव भी दो, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ओके, तो ये आपको सारी डायग्राम भी बताए गए हैं, काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब हमारे पास आता है कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व, डिस्क्राइब द डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। सो डिफरेंट कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के। द ह्यूमन बॉडी
has the three primary line of defense mechanism to fight against the foreign invaders, including virus, bacteria, or the fungi. The immune system three lines of the defense includes your primary and the chemical barrier, non-specific innate response and the specific adaptive response. कौन कौन से हुए आपके फिजिकल और केमिकल बैरियर्स? सबसे पहला हुआ फिजिकल केमिकल बैरियर, नॉन स्पेसिफिक इन्नेट रिस्पॉन्स और द स्पेसिफिक एडेप्टिव रिस्पॉन्स. सो इसके अंदर आपके क्या आता है कि फिजिकल एंड द केमिकल बैरियर, दीज इंक्लूड द स्किन, बॉडी हेयर्स, सील या आई लैसेस, जो भी आपकी फिजिकल आउटर अपीयरेंस के अंदर जो प्रेजेंट है चीजें, और केमिकली जो अंदर जितनी भी सारी चीजें प्रेजेंट है लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, आपका ये सारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं. स्किन डज मोर, स्किन जो होती है हमारी वो काफी ज्यादा प्रोवाइड करती है आपका डिफेंस. With the fair and the dark complexions, our skin acts as the physical barrier to enter the pathogen. Okay, so म्यूकस जो कोटिंग होती है हमारी नोज के अंदर, ईयर्स के अंदर, वो भी हमारे पास काफी अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है. फिजियोलॉजिकल के अंदर हमारे पास क्या आता है? अच्छा क्वेश्चन है. फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी जो फिजियोलॉजिकल चीजें, जैसे कि आपके स्टमक के अंदर आपके एक्सेल प्रेजेंट है जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स को, वैसे कोई इन्फेक्शन आए तो उसको ब्रेक डाउन कर देगा. ओके, सलाइवा इन द माउथ. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलुलर. सेलुलर के अंदर आपने पहले ही पढ़ा है सारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर की WBC है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स है. ओके, ऑल दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड टिश्यू. नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोकाइनिन. द सेल्स इन आवर बॉडी आर द स्मॉलर देन वी गिव द क्रेडिट फॉर. सो इसके अंदर क्या आता है कि फॉर द इंस्टेंस इन द सेल इन आवर बॉडी एक्सपीरियंस ए वायरस इन्वेजन, कोई भी वायरस का इन्वेजन हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, सो वैसे साइटोकाइनिन क्या बनाती है? इंटरफेरेंस काफी अच्छा साइटोकाइनिन का एग्जांपल है जो कि उसको कोट कर देगा और इन्फेक्शन से रोकेगा. नॉन स्पेसिफिक इन्नेट के अंदर क्या होता है कि पैथोजेंस आर सक्सेसफुली क्रॉस द फिजिकल बैरियर एंड आर नेक्स्ट एनकाउंटर टू द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. सो इसके अंदर क्या आता है कि इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स मोस्टली इन्वॉल्व्स द इम्यून सेल्स and a protein to the non-specifically recognize and eliminate any pathogen that enters the body. So phagocytosis होता है, इसके अंदर कोई भी आएगा सेल उसको खा लिया जाएगा, किसके द्वारा? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के द्वारा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि स्पेसिफिक एडेप्टिव रिस्पॉन्स. अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स इसके पढ़ लो, जैसे कि इन एडिशन टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड, इन एडिशन टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड विच इन रिटर्न reconnect with the white blood cells like आपका eosinophil, basophil और neutrophils at the site of infection leading to the inflammatory response. Next हमारे पास क्या आता है? Specific adaptive response. So ये हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. सो इसके अंदर हमारी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स इंक्लूड होती हैं. फिर हमारे पास जो होती है सेल इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, कौन कौन सी हमने पहले ही पढ़ा. फैगोसाइटिक होती है जो खा जाती है जो भी इंफेक्शन है उसको. मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो अक्रॉस द वॉल जो होती है वो मूव कर सकती हैं क्योंकि मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास होती है मास्ट सेल्स जो कि वाउंड हीलिंग में भी हमारी हेल्प करती हैं. और न्यूट्रोफिल्स जो होती है टॉक्सिक इन नेचर होती हैं और किल करती है पैथोजन को. इओसिनोफिल क्या होती है? वो बैक्टीरिया को और जो भी इंफेक्शन है उसको किल करेगी. और बेसोफिल्स क्या होती है? ये बेसोफिल हिस्टामिन को रिलीज करके वाजोडाइलेशन करा देती है. एनके किलर सेल्स क्या होती हैं? ये स्प्रेड बाय द इंफेक्शन एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय द इंफेक्टेड होस्ट. और नेक्स्ट हमारे पास आती है डेंड्रेटिक सेल्स. दे आर लोकेटेड इन द टिश्यू एंड दैट आर द पॉइंट्स ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी दैट इज बी सेल मीडिएटेड और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? ह्यूमरल मतलब कि आपके जो ह्यूमरल का मतलब होता है लिक्विड से रिलेटेड, मतलब आपके जो ब्लड से रिलेटेड है. ओके, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट एंड आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स and they are transported all over the body. This is called the humoral immune response. It depends upon the action of antibodies circulating in the blood. When the antibody on the B cell bind to the antigen and the humoral immunity comes to play. So the antigen is initial entered by the B cells and the present on the T helper cells and they this activate the B cells. Okay, so B cell जो हमारी activate होंगी, B cell grow करेंगे and produce the plasma cells. These plasma cells release antibodies. Antibodies को release करेंगी कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर. और memory B cell retain the information about the pathogen and prevent any disease caused by the pathogen in the future. So role क्या होता है इसके अंदर? ये डेवलप होती है हमारे पास बोन मैरो के अंदर. These are activated on their encounter with the foreign agent. These foreign particles act as the foreign marker. The B cell immediately differentiate into the plasma cells which produce the antibodies.
स्पेसिफिक टू द फॉरेन पार्टिकल सो कॉल्ड द एंटीजन। ओके, सो इसका क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंटीबॉडीज अटैच टू द सर्फेस ऑफ द एंटीजन या फिर फॉरेन एजेंट, द एंटीबॉडीज डिटेक्ट एनी एंटीजन इन द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय, और इम्यूनिटी डिपेंड ऑन द बी सेल इज कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी सेल क्या होते हैं, टी सेल मीडिएटेड दैट इज योर, जो कि टी हेल्पर सेल से इनिशिएट होती है, एंड द साइटोकाइन साइटोटॉक्सिक टी cell eliminate the infected cell from the body by releasing the toxins and thereby promoting the apoptosis and the program cell death। program cell death important है कि यहाँ पे complete cells का जो भी infected है उन सबका एक साथ में death कराती हैं। the T helper cells help to activate the other immune cells and the cell mediated immunity become clear in the case of your ट्रांसप्लांट पेशेंट, जो कि जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कोई भी टिश्यू का, ऑर्गन का, वहां पे ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास काम करती है। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि the T cell quickly recognize that the tissue or the organ as a foreign and do not allow it to become the part of the body। foreign को मतलब कि ऐसे समझ लेगी कि ये foreign है और उसको part of body नहीं बनने देगी। this is why the transplant receiver, जिसको भी transplantation हुआ है, have to take the immunosuppressant, उसको immunosuppressant लेनी पड़ती है आपकी complete life के लिए, and this responds to control by the, वो क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल करेगी। अब इसका क्या फंक्शन होता है, ये इनका भी ओरिजिन कहाँ पे होता है, वो थाइमस के अंदर और बोन मैरो के अंदर होता है। ये डिफरेंशिएट होती है हेल्पर सेल्स के अंदर, साइटोटॉक्सिक रेगुलेटरी सेल्स के अंदर, ये रिलीज होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये ट्रिगर होती है बाय द एंटीजन हेल्पर टी सेल साइटोकाइनिन्स दैट एक्ट एज द मैसेंजर। These cytokinins initiate the differentiation of the B cells into the plasma, which release the antibodies against the antigens. The cytotoxic T cell and the killer cancerous cells, kill करती है cancerous cells को, regulate the T cell इम्यून रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है हाइपर सेंसिटिविटी, विच लीड टू द सेल और द टिश्यू डैमेज, जिसके अंदर सेल या फिर टिश्यू डैमेज होता है। इट इन्वॉल्व्स द नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म। ये नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म जो होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हार्मलेस एनवायरमेंट। जैसे कि आपके बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो ये होगा। सो इसकी इटियोलॉजिकल कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉजेटिव फैक्टर हमारे फूड, कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पीनट से होती है, सो एग, सोया, व्हाइट वीट, शेलफिश। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल्स। एनिमल्स आपको कोई ने बी ने स्टिंग कर लिया, मतलब बी ने काट लिया, वास्प, कैट, रैट और इंसेक्ट्स। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे आपके पोलन ग्रीन होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स को या फिर कुछ लोगों को होती है पोलन एलर्जीज। एटॉपिक डिजीज लाइक एलर्जिक एस्थमा, राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, डर्मेटाइटिस। ओके, मेडिकेशंस इंक्लूड योर एंटीबायोटिक्स। ओके, टाइप क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर? टाइप 1 आईजीई मीडिएटेड होती है, टाइप 2 आईजीएम और द आईजीजी मीडिएटेड होती है, 3 के अंदर हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन और 4 के अंदर हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? जहां पे भी आपकी रिएक्शंस होंगी वहां पे पिंक रैश या फिर रेड रैश आपको देखने को मिलेगी विदाउट पस, वहां पे पस नहीं बनता है, न बम्स होते हैं न ब्लिस्टर्स होते हैं। स्केली फ्लैकी स्किन, फीवर, फेशियल स्वेलिंग और द स्वॉलन और द टेंडर लिम्फ नोड्स आपको देखने को मिलेंगी, और स्वॉलन सलाइवा ग्लैंड, ड्राई माउथ, एबनॉर्मलिटीज इन योर डब्ल्यूबीसी काउंट के अंदर, डिफिकल्टी मूविंग नॉर्मली और द हेडेक और द सीजर्स और द कोमा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? उसकी फंक्शनल एनाटॉमी हम समझते हैं। हार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर पंप विच इज इन अबाउट ऑफ योर साइज ऑफ द क्लिंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि मीडिया स्टर्नम स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जस्ट बिहाइंड योर स्टर्नम, एंड अबाउट द 2/3 ऑफ द मास इज लेफ्ट ऑफ द स्टर्नल मीडियल। ओके, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? द हार्ट रिजेंबल्स एन इन्वर्टेड कोन शेप का होता है, लोअर अपेक्स पॉइंटिंग टू द लेफ्ट such that the one side lies on the diaphragm at the level of your fifth intercostal space at the mid clavicular line, and its upper base is just below the second rib at the mid clavicular line। ये anatomical point of view से ज्यादा important है, इसके लिए इतना important नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट क्या होता है? तो हमें पोस्टीरियर पर्सपेक्टिव द हार्ट रेस्ट अगेंस्ट द फिफ्थ, सो द 8th thoracic वर्टिब्रा, पीछे की साइड से हमारे पास 5th से 8th thoracic वर्टिब्रा की
लेवल पे प्रेजेंट होता है. इट्स पोजीशन बिटवीन द स्टर्नम एंड द वर्टिब्रल कॉलम अलाउज द हार्ट टू बी कंप्रेस्ड when the pressure is applied to the sternum. sternum पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हार्ट क्या होगा, कंप्रेस होगा. दिस इज द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन अप्लाइड ड्यूरिंग द सीपीआर. जो भी सीपीआर देता है उस टाइम पे ऐसा होता है. इन विच द हील ऑफ द हैंड, जो आपकी हाथ की हथेली होती है वो कंप्रेस करती है स्टर्नम को. एंड रिदमिक कंप्रेशन ऑफ द वेल्व्स hollow muscular heart during the cardiac arrest can produce the enough blood to flow and sustain life briefly if combined with the effective artificial ventilation. Next क्या आता है कि knowledge of the heart's anatomical position and the boundaries is clinically important. So the palpitations and the percussion of the external chest wall helps the clinical determinants of the boundaries. So ये हमने देखा. यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर आता है, आपके एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर आपके पास राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है जो कि इंटीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट बनाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है मोर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है. ये आपकी स्ट्रक्चर दे दी. पेरिकार्डियम क्या होती है, बेसिकली इसकी कवरिंग होती है, जैसे प्लूरल हमारी किसकी कवरिंग होती है, लंग्स की. पेरिकार्डियम इज कवर्ड, द हार्ट इज कवर्ड विद द लूज फिट मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम. द पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ अ टफ फाइब्रस एंड द outer portion continues with the connective tissue covering the great blood vessels, and inferiorly it is attached to the surface of your diaphragm. नीचे की साइड आपको पता है कौन प्रेजेंट होता है, diaphragm. The fibrous pericardium limits over expansion of the heart. fibrous है, fiber like structure है, तो इसका over expansion मतलब ज्यादा इसको expand नहीं होने देती है, होल्ड करती है इसको अपने स्पेस के अंदर. और सीरस पेरिकार्डियम जो होती है क्लोज एनवेलप कंटेनिंग द स्मॉल पेरिकार्डियल फ्लूइड. सीरस क्या मतलब कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट है इसके अंदर. So the part of the membrane that lines the inner surface of your fibrous pericardium is parietal pericardium. Okay. So serous pericardium के स्पेस दो पार्ट होते हैं, parietal pericardium और visceral pericardium. visceral क्या होती है, जो ऑर्गन के पास प्रेजेंट है, और parietal क्या होती है, उससे दूर प्रेजेंट है. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास आती है हार्ट वॉल्स के बारे में बात करेंगे. सो हार्ट वॉल क्या करता है, हार्ट वॉल जो होती है 3 लेयर ऑफ द टिश्यू फॉर्म द हार्ट वॉल. कौन कौन सी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम क्या होती है, मस्कुलर होती है, मसल की बनी हुई होती है. एंड दिस मसल वॉप अराउंड द हार्ट चैम्बर इन सच अ वे दैट द contraction eject blood with the great force. And the endocardium lies the inner space of the heart chamber. It resembles to the smooth endothelial lining of the blood vessels. इसके अंदर हमारे पास हार्ट चैम्बर्स और वेल्व्स आते हैं. ये मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि हार्ट चैम्बर हमारे पास 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियास और 2 वेंट्रिकल. राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके. तो हमने देखा कि 2 चैम्बर आपके सुपीरियरली प्रेजेंट है. और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एट्रिया जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है, वह वेंट्रिकल जो होती है हमारी वो थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि उन्हें पंपिंग करनी होती है. लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड होती है. और यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंट होता है, आपके 2 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रियम के पास में जो होता है दैट इज योर ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट के हमारे पास जो होती है बाइकस्पिड वेल्व होती है जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है. ओके. So the right atrium receives deoxygenated blood and from the venous deoxygenated blood from the superior vena cava, inferior vena cava and the coronary venous blood from the coronary sinus, and the left atrium receives the oxygenated. ये आपने पहले पढ़ लिया इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए चल रही हूँ. आपको हार्ट के एनाटॉमी अच्छे से आती है, फिजियोलॉजी भी अच्छे से आती है. दोनों एट्रिया को हमने इंट्राएट्रियल सेप्टम से जो है वो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि both the atria channel the blood into the ventricle through the one way AV valve. मैंने आपको बता दिया bicuspid. So इसके अंदर जो राइट के अंदर था ट्राइकस्पिड, लेफ्ट के अंदर हमारे पास बाइकस्पिड था. ओके. सो बाइकस्पिड को मिट्रल वेल्व भी बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है. द 2 एट्रिया सेपरेटेड बाय द इंटरएट्रियल सेप्टम व्हिच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ए स्मॉल डिप्रेशन ऑफ द सेप्टम मार्क्स द फॉर्मर लोकेशन ऑफ द फोरामेन ओवल. वहां पे पहले फोरामेन ओवल था, प्रेजेंट था. अगर आपने फीटल सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारी चीजें आती है. ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया ड्यूरिंग द फीटल लाइफ. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ईच वेंट्रिकल व्हिच हैज द large outflow tract located superiorly near the AV valve, and the right ventricle pumps the blood through the pulmonary semilunar valve into the pulmonary tract. Okay. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि each ventricle contain the cone shape. each ventricle के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, papillary muscles which form the which is a thin strong connective tissue chordae tendineae attached to the tricuspid and the mitral valve. Okay. So
कोडेड टेंडनी बेसिकली क्या होती है कि एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसका कोलैप्सिंग को रोकती है। कार्डियक साइकिल, स्टूडेंट्स ये आपसे पूछा जा सकता है 5 या फिर 10 मार्क में कि कार्डियक साइकिल बताओ। कार्डियक साइकिल इज द वन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इवेंट ऑफ द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो इवेंट है वो हमारे पास क्या होता है, कार्डियक साइकिल होती है। ड्यूरिंग दिस साइकिल चेंज इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोज द प्रेशर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, सो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज को ये मेजर करती है। And during the heart chamber to change the blood move in and out of the heart and the well open and close to the direct blood flow and heart sound are generated from closing the well. Next हमारे पास आता है the conduction system, SA node. The depolarization wave is initiated by the SA node. So SA node के बाद में वो कहाँ जाएगी, AV node के पास में। depolarization wave separates through the AV node and the atria contract by the bundle of his then the Purkinje fibers. Okay, Purkinje fibers कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज दैट इज द 72 बीट्स पर मिनट, दैट इज द 0.8 सेकेंड ईच साइकिल का ड्यूरेशन होता है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 और वेंट्रिकल डायस्टोल दैट इज 0.5 सेकंड का। कार्डियक साइकिल के जो फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज योर द डायस्टोल डिस्क्राइब द पीरियड व्हेन द हार्ट इज इन द रिलैक्सेशन फेज एंड द सिस्टोल इज अ पीरियड व्हेन द सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का फेज, डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन का फेज। ओके, सो एट्रियल डायस्टोल के अंदर क्या होता है कि हार्ट चैम्बर्स आर द काम, मतलब कि एकदम रिलैक्स होते हैं। एंड दिस इज व्हेन द एट्रियोक वेल एंड द पल्मोनरी आर्टरीज क्लोज। ये कब होता है, जब एरोटिक वेल और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्लोज होती है और एवी वेल जो होता है हमारा ओपन होता है। दिस कोज द चैम्बर ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स। फिर सिस्टोल हमारे पास क्या आता है कि ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल इस टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल्स बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल एंड द वेल पल्मोनरी आर्टरी वेल, बट देयर won't be any transformation in the volume, कोई भी वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इजेक्शन क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टिंग एंड द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा वेल क्लोज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसके अंदर हमारे पास आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और द वेंट्रिकल की फिलिंग। ओके, relaxation in this phase no blood enter into the ventricles and the pressure decrease, ventricles stop contracting and begin to relax. Now due to the pressure in the aorta, pulmonary artery and the aortic well close. Okay, so इसके अंदर क्या होता है कि blood flow from the atria into the ventricles, it is altogether known as the one stage. So after that there are the three phases that involves the flow of the blood into the pulmonary arteries from the ventricles. arteries के पास में जाएगा blood. Heart sound इजी है, पढ़ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कोई भी टॉपिक को लीव नहीं करके जाना होता, सारे पढ़ के जाने होते हैं। ओके, सो हार्ट साउंड आर द साउंड प्रोड्यूस्ड एंड जनरेटेड बाय द बीटिंग ऑफ योर हार्ट ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल एंड पर्टिकुलरली व्हेन द हार्ट वेल स्नैप शाउट द हार्ट साउंड, द sound specifically indicate the turbulence which is generated during the snapping shots of the wells. Okay, so ये वो साउंड होती है जब हमारा ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर मूव कर रहा होता है। ओके, तो इसको हम डिटेक्ट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फोनोकार्डियोग्राफ की हेल्प से। दो हार्ट साउंड हमारे पास बेसिकली तो चार देखने को मिलती है, चार टाइप ऑफ हार्ट साउंड, लेकिन दो आपने नीट प्रिपरेशन में पढ़ी थी, लब और डब। So in normal condition healthy heart there are only two heart sound, that is your S1 and the S2. S1 क्या होती है, it is the sound created by the closing of your atrioventricular valve. atrioventricular valve के टाइम पे क्लोज होता है तो हमारे पास लब आती है। सेकेंड हार्ट साउंड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ योर सेमिलिनर वेल्स तो हमारे पास डब आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि S3 आती है, साउंड जो होती है हमारी रेयरली हर्ड इन द हेल्दी इंडिविजुअल। It may be the sound of the blood flowing from the atria or the blood sloshing back and the forth from the ventricles. So इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो हार्ट साउंड आती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर जो अलग डिजीजेस होती हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट को अंदर लाइक मरमरिंग वाली साउंड जो होती है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि फोर्थ हार्ट साउंड जो होती है रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द pushing the blood into the steeper and the hypertrophic ventricles.
सो इट इंडिकेट्स द फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को शो करती है हार्ट साउंड। ओके, हार्ट मरमरिंग की साउंड आपको क्या देखने को मिलती है? द एक्टोपिक एंड द एबनॉर्मल हार्ट साउंड। एक्टोपिक या फिर एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है, दीज अकर व्हेन देयर आर द सम वेल्वर और द एबनॉर्मलिटीज जो कि ब्लड फ्लो के अंदर आपको देखने को मिलती है। मरमरिंग 4 प्रकार से आपको आएगी, एरोटिक, स्टेनोसिस, मिट्रल, एयोटिक regurgitation or the mitral। okay, next हमारे पास क्या आता है? stenosis। so it is abnormal narrowing in the blood vessels due to the narrowed blood vessels। narrowing blood vessels की वजह से हमें साउंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है regurgitation, that is the flow of the blood in the opposite direction। के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है due to the backward flow and between the chambers into the heart it takes place। okay, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है that is your नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट है, कार्डियक आउटपुट एंड योर वेनस रिटर्न। ओके, सो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द ईच साइड ऑफ योर हार्ट इन द 1 मिनट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली हार्ट रेट दैट इज योर HR इनटू योर स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स विद ईच हार्ट बीट। जो भी हार्ट बीट के हर बीट के साथ में जो ब्लड पंप हो रहा है दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। रेगुलेशन कौन करता है स्ट्रोक वॉल्यूम का? अकॉर्डिंग टू द स्टर्लिंग्स लॉ ऑफ योर हार्ट द क्रिटिकल फैक्टर कंट्रोलिंग स्ट्रोक वॉल्यूम is how much of the cardiac muscle cell are stretched just before their contraction, and more they are stretched the stronger the contraction। ज्यादा stretching होगी अच्छा contraction होगा। will be anything that increase your blood increase your volume or the speed of the venous return, also increase the stroke volume and the force of contraction। the most important external influence on the heart is the activity of the autonomic nervous system as well as your physical factors। okay, next हमारे पास आता है कि factor determining your cardiac output। कौन कौन से factors है जो determine करते हैं? that is your venous return, the amount of the blood that enters the heart through the vein per minute after a certain time of interval the venous return become equal to the cardiac output। okay, force of contraction, the stroke volume cardiac output increase होंगे अगर force of contraction increase होगा। तो heart rate क्या होती है? heart rate is the cardiac output increase with the increase your heart rate। तो cardiac output का फॉर्मूला क्या होता है? heart rate into the stroke volume। methods क्या होते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं? that is your Doppler अल्ट्रासाउंड या फिर इकोकार्डियोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। इकोकार्डियोग्राफी इजी सा मेथड है इनकी लर्न करने के लिए। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? डिफाइंड एज द कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय द बॉडी सरफेस एरिया। सो ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लर्न रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विनस रिटर्न। विनस रिटर्न क्या होता है? इज द फ्लो ऑफ द ब्लड बैक टू योर हार्ट अंडर द स्टेडी स्टेट। विनस रिटर्न मस्ट इक्वल टू योर कार्डियक आउटपुट। विनस रिटर्न जो होता है हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? कार्डियक आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। व्हेन एवरेज ओवर टाइम because the cardiovascular system is essentially a closed loop। okay, so next हमारे पास क्या आता है कि factors जो affect करते हैं आपकी मसल की contraction। rhythmic contraction होगा तो आपका normal maintain रहेगा cardiac venous return। decreased venous complexion that is your sympathetic activation of the veins decreases venous compliance and the increased central venous pressure and promote venous return। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो भी आपको रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन वाली चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सपायरेटरी चीजें वो भी आपको चेंज करती है। इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द आर्टरियल प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेना कावा कंप्रेशन होगा तो आपका ब्लड फ्लो भी कम होगा। ग्रेविटी की वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ योर ईसीजी। ईसीजी क्या होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप एक बार पढ़ना इसको, एक बार कोई भी टॉपिक को आपने लीव नहीं करके जाना है स्टूडेंट्स। सो डिटरमाइन द रेट। ईसीजी क्या करता है? रेट, रिदम एंड द नेचर ऑफ द कार्डियक डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इट ऑल्सो indicates change in the myocardial mass, conductivity between the heart and the skin, and the presence of your metabolic abnormalities that affect your heart। electrocardiography is the measurement of the electrical activity of your heart and is recording as a visual trace जो कि पेपर पे हम रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन योर स्किन ऑफ योर लिम्स एंड द चेस्ट। यूज ऑफ ईसीजी क्या होता है? कोई भी हार्ट डैमेज होगा, वीकनेस होगा, सब आप मेजर करोगे। क्विकली हार्ट बीट आप चेक करोगे जो आपको देखने को मिलेगी नॉर्मल बीट्स, और डायग्नोसिस करेंगे हम कोई भी एबनॉर्मलिटी हुआ या फिर कोई भी ड्रग या फिर डिवाइस कंट्रोल ऑफ योर हार्ट।
उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। साइज एंड पोजीशन ऑफ योर हार्ट चैम्बर। ओके, प्रोसीजर क्या होता है, एक दो चीजें पढ़े बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूजेस 3, 5 एंड द 12 लीड्स। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि the greater number of the leads of the electrocardiograph uses the more information the ECG provide. The term lead means may be used to refer the cable, जो हम केबल वाली स्ट्रक्चर को यूज करते हैं उसको हम लीड बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये पोजीशंस आपको दी गई है, ऐसे ऐसे अपने प्लेसमेंट करनी है। सो इसके अंदर आपको जो 5 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव and PR segment and the interval, ST segment and the interval। P क्या होता है, repolarization of your atria, क्या होता है, repolarization of your atria। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, QRS is your depolarization of your ventricle and T wave is your repolarization of ventricle। नेक्स्ट हमारे पास आता है PR segment and the interval, that is the segment as the region between the two waves। interval include one segment pulse, one or more wave। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ST segment in the interval, that is to represent the initial show phase of your ventricular repolarization। okay, next हमारे पास क्या आता है कि heart rate। heart rate important है। heart rate is the number of the time of the heartbeat per minute। it is determined by your electrical system of your heart। so normal heart rate क्या होता है, जो 60 से 90 beat per minute होती है, average हमारे पास 75 per minute होती है। it depends on the balanced activity between the sympathetic parasympathetic nerve influence and that are acting on it। हार्ट रेट कैन बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द आइदर, अगर आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करोगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, पैरासिम्पैथेटिक से हमारी डिक्रीज होती है। ओके, न्यूबॉर्न के अंदर हमारे पास हार्ट रेट जो होती है वो 120 बीट पर मिनट होती है। लर्न करना, द रेट एट विच द, जो भी हमारा जो बीटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होती है। एंड इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज होगा तो टैकीकार्डिया और डिक्रीज होगा तो ब्रेडिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि टैकीकार्डिया कहां देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज करोगे या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, एंगर, एंजाइटी, ये सब के अंदर। और ब्रेडिकार्डिया दैट इज योर आपका एथलीट, कंडक्शन ऑफ ब्लॉक, स्लीप और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। हार्ट रेट रेगुलेशन न्यूरल कंट्रोल होता है। न्यूरल कंट्रोल कैसे देखने को मिलेगा, कहां पे होता है इसका कंट्रोल, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। वहां पे 3 चीजें प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी कार्डियक रिफ्लेक्स सेंटर, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स सेंटर एंड योर वेस्कुलो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर रिफ्लेक्स सेंटर। इसके अंदर 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, 2 एरिया होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, एक्टिवेटिंग एरिया cause activation, inhibiting area cause the inhibition। okay, so the cardiac reflex center respond to the various signals from the cerebral hemisphere in the medulla oblongata। there are the chemoreceptors, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कि आपके CO2 के और pH के चेंज होने से इफेक्टिवली चेंज होते रहते हैं। so the efferent nerve supply of the heart is from both sympathetic and the parasympathetic nerves, and the parasympathetic nerve supply the heart become along the vagus, whereas the sympathetic is from the lateral horn of the T1 to T5 segment of the spinal cord। the sympathetic fibers reaches the heart as the superior, middle and the inferior cardiac nerve। next हमारे पास क्या आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो भी important होते हैं। liberate both the pre and the post ganglionic region will be the acetylcholine and the receptors which through which the acetylcholine act as the preganglionic region is termed as the neonectonic receptor and the postganglionic region is the muscarinic receptor। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर केमिकल कंट्रोल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, केमिकल कंट्रोल के अंदर हार्ट जो होता है हमारा वो डिसॉल्व O2 इन द ब्लड, CO2 इन द ब्लड एंड द पीएच जो होता है अफेक्ट द कीमोरिसेप्टर्स जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हार्ट बीट के अंदर। लो CO2 होगा, हार्ट बीट वेरी low O2 stimulates heartbeat, very low O2 inhibits heartbeat and the prolonged O2 causes the heart failure। high CO2 inhibits the heartbeat, low CO2 cause the excitation। okay, optimum pH should be the 7.4 and acidic cause the relaxation of heart and the reduction of your strength। thyroxine क्या कहता है, secreted by the thyroid gland increase your heart beat। और कुछ आयनिक इनऑर्गेनिक आयन से प्रेजेंट होते हैं कि क्या करता है, स्टॉप्स द हार्ट इन द रिलैक्स कंडीशन and Na excess के अंदर हुआ तो cause the relaxation of the heart muscle, but this is due to the antagonistic effect or the action in the calcium जो होता है वो importantly mainly cause the contraction of heart, but its excess cause the sudden contraction of heart। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब आर्टेरियल पल्स। आर्टेरियल पल्स स्टूडेंट्स वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। ओके,
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिस्टमिक एट्रियल ब्लड प्रेशर. सो the blood pressure is a force causing the blood to flow through the arteries into the capillaries and then back to the heart via the veins. Okay. Blood pressure is a pressure exerted by the blood on the walls of the blood vessels that help to push the blood through the body, and the systolic blood pressure measures the amount of the pressure that blood exerts on the wall during while the heart is beating. Okay. So optimal कितना होता है systolic 120 and diastolic is your 80 mmHg. जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसको वो होते हैं हमारे हार्मोन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, ईटिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो बीपी क्या होता है, दैट इज ब्लड प्रेशर क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इनटू द सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस. ओके. सो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इजेक्टिंग द ब्लड इनटू द aorta क्रिएटिंग ए प्रेशर पल्स. द मेजरमेंट इज नोन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे कैसे होता है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और कैपिलरीज, फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, हार्मोनल रिस्पॉन्स और द किडनी एंड द फ्लूइड बैलेंस. सो ये सारे सिस्टम्स आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. रास इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, रास एक बार आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास आती है योर मसल फिजियोलॉजी. सो मसल फिजियोलॉजी का वैसे मैंने वन शॉट एक बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको मसल फिजियोलॉजी. दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स का आप बताइए. सो मसल्स प्लेज ए वाइटल, स्केलेटल मसल्स क्या होती है? Skeletal muscles plays a vital role in the body movement, and the skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bones. These are skeletal है तो striated मिलेंगी आपको और voluntary होती हैं. So normally they are arranged in the parallel fusion and also a sheet of the connective tissue covering these bundles. Okay, these muscles attached to the bone by the elastic tissue and the collagen fiber called the tendons. Tendons के थ्रू connect होती है bones के साथ में. Tendons are comprised of the connective tissue. The skeletal muscle consists of a bundle of the muscle fibers, mainly fascicles. Muscle bundle को हम fascicles बोलते हैं. These fascicles are the cylindrical in shape and shown in the figure. फिगर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. And the muscle fibers are surrounded by the blood vessels and the number of layers present in the tissues. Okay. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane, जिसको हम sarcolemma भी बोलते हैं. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं. एंड द मसल फाइबर्स जो होते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं. दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और द मायोसिन. एंड द फेसिकल्स आर इंक्लूड बाय द पेरीमाइसिम. एंडोमाइसिम इज कनेक्टेड टिश्यू दैट इंक्लोजेस द हार्ट मसल. सो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? ये एक्सटेंटिबिलिटी, मतलब कि ये स्ट्रेच हो सकती है. इलास्टिसिटी, मतलब ये जिससे स्ट्रेच हुई तो ओरिजिनल शेप में वापस आती है. एक्साइटेबिलिटी, रिस्पॉन्ड कर सकती है स्टिमुलस को. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट करती है. रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स हमारे पास दो देखने को मिलती है. रेड मसल्स के अंदर हमारे पास रेड पिगमेंट होता है, दैट इज मायोग्लोबिन, जो कि हायर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर. ओके. सो इसके अंदर क्या होता है कि मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द synthesis of ATP, and red muscles have the large number of blood capillaries in it. White muscles क्या होती है? White muscles जो होती है वो bigger in the diameter, have the small amount of myoglobin, और इसके अंदर less amount of mitochondria, less number of mitochondria भी present होती है. इसके functions क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शंस आपको टाइपिंग, ब्रीदिंग, एक्सटेंडिंग, मोर ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वही फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. स्पेसिफिक क्या होते हैं? दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन एंड द टेंडन. वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी रियलाइज ऑन द नॉर्मल पॉइंट, एंड द ट्रोपोनिन बाइंड टू द कैल्शियम टू एक्टिवेट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. दिस मसल कैन परफॉर्म द फास्ट एक्शन एंड सून एज गेट द फटीग. ओके. स्मूथ मसल्स क्या होती है? जो कि फ्यूजिफॉर्म, टेपरिंग एट द बोथ एंड्स, एंड they do not show the striations. कोई भी striations नहीं होती, इनवॉलेंट्री नेचर होती है. स्मूथ मसल्स जो होती है प्रेजेंट इन द होलो जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर, लाइक यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह के अंदर, और ऑल्सो प्रेजेंट इन द आई एंड द फंक्शन द चेंज इन द, जो ये क्या करती है आई के अंदर प्रेजेंट होके उसका साइज ऑफ द आइरिस को चेंज करेंगे, शेप ऑफ लेंस को चेंज करेंगे, स्किन एंड कोज द हेयर टू स्टैंड. ओके. नेक्स्ट वी हैव, इसके दो टाइप होते हैं, दैट इज योर सिंगल यूनिट मसल और मल्टी यूनिट मसल. सिंगल यूनिट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि टाइप ऑफ स्मूथ मसल फाउंड इन मेनी ऑर्गन्स सच एज द स्टमक, इंटेस्टाइन कैन बी फाउंड इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गन टिश्यू. मल्टी यूनिट के अंदर क्या होता है कि टाइप ऑफ स्मूथ मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके.
It is composed of two or more individual cells that work together to contract, which cause the vessels to constrict. Specific functions क्या होते हैं? These muscles are the found in the intestine, stomach and the blood vessel. Involuntary muscle contraction के अंदर आपको स्लो और द प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे. द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी डिपेंड ऑन द न्यूरल, हार्मोनल और द एनी केमिकल चेंज ऑफ द इनपुट. दिस मसल परफॉर्म द स्लो एक्शंस एंड रेयरली गेट फटीग. ओके, कार्डियक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कार्डियक मसल्स जो होती है हमारे पास, कार्डियक मतलब हार्ट के अंदर मिलती है, has the intermediate speed of contraction and the energy requirement. It is responsible for the performing the muscular involuntary मूवमेंट्स. सो ये आपका मसल डायग्राम आप देख सकते हो. यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? एम लाइन है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन जो कि हमारे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्रोपोनिन होते हैं, और ये ट्रोपोमाइसिन आपको एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है. यहाँ पे आप बाइसेक्ट किया जेड लाइन ने, और इन दोनों के बीच में हमारे पास एम लाइन प्रेजेंट होती है. तो ये जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है मसल की, उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर. सो रिलैक्स स्टेज से अब कॉन्ट्रैक्टेड के अंदर ये दोनों पास पास आ चुके हैं. ओके, सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैंने आपको वन शॉट में भी बताई है, वो वन शॉट भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग. देयर आर द मेनी प्रोजेक्शंस ऑफ द थिक मायोसिन फिलामेंट, ईच ऑफ द विच कंसिस्ट ऑफ द टू मायोसिन हेड. सो इसके अंदर हमारे पास जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसके अंदर दो मायोसिन हेड होते हैं. हर हेड के पास में एटीपी और हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है. Thin actin filament also have the binding site for the myosin. Myosin के लिए भी binding site present होती है हमारे पास. Cross bridge cycle begins when the myosin head bind to the actin filament and ADP and the PI. ATP का breakdown होगा जो कि बाउंड करेगा myosin head at this stage, and the next power stroke moves and the actin filament move inward and the sarcomere center thereby the shortening of your sarcomere. फिर क्या होता है कि वहां पे एट द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक, जैसे आपका पावर स्ट्रोक मतलब एटीपी वाली प्रोसेस खत्म होती है, एडीपी एंड पीआई आर रिलीज फ्रॉम द मायोसिन हेड, उसकी बाइंडिंग खत्म हो जाती है, लिविंग द मायोसिन हेड अटैच टू द थिन फिलामेंट. बाद में वो एक्टिन के साथ वापस से कनेक्ट हो जाता है अंटिल द एटीपी, वापस से जब तक उसके पास दूसरी एटीपी नहीं आती है. ओके, when the ATP bind to the myosin head, it causes the myosin head to detach from the actin filament. जैसे ATP bind होगी एक्टिन फिलामेंट से वो दूर हो जाएगा, एंड द ATP स्प्लिट होगी ADP और PI के अंदर, एनर्जी रिलीज होगी जो कि मूव करने में हेल्प करेगी हमारे इस ब्रिज को. ओके, ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा. यही डायग्राम आपको अपने पेपर के अंदर बनाना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं आपके साथ ये अटैच कर दूंगी सो दैट यू कैन स्टडी. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक बार यूनिवर्सिटी ने LDL और VLDL और HDL ट्राइग्लिसराइड्स पूछ लिया था. तो कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड्स आर द फैटी एसिड fatty molecules. Because of their fat like properties, they do not able to easily circulate in the blood stream. क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये नहीं मूव कर सकते हैं फैट वाले सब्सटेंसेस. इन ऑर्डर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड टू ट्रेवल इन द ब्लड, दे ऑफन कैरिड बाय द प्रोटीन, या फिर तो प्रोटीन्स के थ्रू जाएंगे दैट मेक कोलेस्ट्रॉल बना देंगे. ट्राइग्लिसराइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ब्लड एंड दिस लिपिड एंड द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं. ओके, व्हेन द ट्राइग्लिसराइड एंड द कोलेस्ट्रॉल आर रिमूव्ड फ्रॉम द लाइपोप्रोटीन्स complex and you have the protein alone, the protein component is refers to as the apolipoprotein. So lipoprotein are the complex lipid consisting of the cholesterol ester and the triacylglycerol and are encomposed of by a single surface layer of the amphipathic, जो कि दोनों साइड से बाइंड कर सकता है, amphipathic, that is a phospholipid and the cholesterol molecule. The biomolecule comprises of the protein and the lipid molecule which functions by permitting the movement of your fat. So the water molecule both inside and the outside cell. तो सर lipoprotein कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं. Very low density VLDL, low density LDL, high density HDL and the intermediate density IDL and the chylomicrons. So very low density के आप definition learn करेंगे कि very low density lipoproteins are consist of mainly triglycerides and some cholesterol molecules and the less proteins. The more fat a lipoprotein contained, the less density it has. Fat ज्यादा होगा, density कम होगा. It is called the VLDL. The VLDL is the less dense than the most lipoprotein because of the high lipid concentration. Is made in the liver and responsible for delivering the triglyceride to the cell in the body and it is needed for the cellular process. Next हमारे पास आता है LDL. It is the optimal level of the LDL cholesterol for the most people
is 100 mg per dl or the lower. LDL is consist of the more cholesterol than the triglyceride and the protein because it contains the fewer lipids and the more protein in comparison to the VLDL. It has the greater, its density is greater than the LDL and is responsible for the carrying the cholesterol to the cell is needed. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसको हम जो LDL होता है इसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि HDL जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. सो कंपेयर टू द LDL, HDL इज कंसिस्ट ऑफ द लेस, क्योंकि यहाँ पे लेस कोलेस्ट्रॉल होता है, मोर प्रोटीन्स होते हैं, मेकिंग दिस लाइपोप्रोटीन द डेंसेस्ट. ओके, ये भी लीवर के अंदर बनता है और इंटेस्टाइन के अंदर बनता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट. सो इंटरमीडिएट क्या होता है कि lipoprotein is less dense the LDL and the but denser than the VLDL. Okay, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, काइलोमाइक्रोन्स. काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स आर द लिस्ट डेंस आउट ऑफ द ऑल लाइपोप्रोटीन, से सबसे कम डेंसिटी वाले होते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर द प्राइमरी मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन. काइलोमाइक्रोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द लिपिड्स फ्रॉम द इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट टू द बॉडी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्किन, स्वेट ग्लैंड और द सीबेशियस ग्लैंड. स्किन क्या होता है, स्किन का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन का. द मेन पर्पस ऑफ द स्किन इज टू सर्व as an organ of protection from the injury, infections and the UV radiations and the moisture loss. Skin creates a type of armor, मतलब कि एक shield like structure create करती है, physical barrier to prevent pathogen from entering the body. And in addition, the sebum is slightly acidic and the creating the environment that isn't the ideal for the harmful and the microbes. The sebaceous layer specifically acts as a cushion to protect the more delicate bones and the musculature beneath. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि प्रिवेंट वाटर लॉस. ये ग्रीसी स्ट्रक्चर होता है, थिक स्किन होती है जो कि लॉस को बचाती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेंसेशन. इसके अंदर बहुत सारे टच, हीट, प्रेशर और कोल्ड और पेन के मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो इस सेंसेशन को भी प्रोवाइड करती है. रेगुलेट टेम्परेचर. सो कभी कभार क्या होता है कि आपको विंटर के टाइम पे गूज बम्स लाइक मतलब कि हेयर का इरेक्शन देखने को मिलता है. तो ऐसे करके क्या करती है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. फिर कैमोफ्लेज, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैमोफ्लेज भी करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि स्टोरेज का काम होता है. किसको स्टोरेज करती है, ये फैट्स को, वाटर को, इन सब चीजों को स्टोर करती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि एक्सक्रीटिंग सेंट सिग्नल्स, मतलब कि स्वेट ग्लैंड जो होते हैं बाय द बॉडी also act as a signal to the organism. Many animals mark their territories by secreting some scents from the gland and in their skin, which बेसिकली ये क्या करते हैं कि अपने मीट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उसकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, हेल्थ की, जेंडर की, एज की. ओके, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है. स्किन तभी तो बोलते हैं कि धूप में कुछ टाइम के लिए बैठना चाहिए ताकि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी वहां से मिल सके. स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं स्किन के अंदर. दे एक्सक्रीट स्वेट बाय द स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस एंड द पर्पस ऑफ द स्वेट ग्लैंड is to emit perception to help the cool the body off when the temperature rise. जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे. स्वेट ग्लैंड जो होते हैं फ्लूइड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, कंटेन द मेनली वाटर, सोल्ट्स एंड द दे हैव द डक्ट, दे कैरी द स्वेट टू देयर हेयर फॉलिकल्स एंड टू द सरफेस ऑफ द स्किन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे, स्वेट इज कंपोज्ड ऑफ सिक्रीशंस एंड द सेलुलर डेब्रीज, जो भी वेस्ट है उसका, एंड इंक्लूड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वाटर एंड द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, amino acid and the waste product including urea and the lactic acid. There are the two different type of your sweat glands. Exocrine, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि exocrine sweat glands occur in the skin all over the body. Their duct empty through the tiny opening called the pores, and the sweat glands are involved in the temperature regulation. Next हमारे पास क्या आता है कि apocrine. Apocrine क्या होती है, sweat glands are larger than the eccrine glands and only occur in the skin, in the armpit and the groins, जहाँ पे आपको कंप्लीट सेल के सिक्रीशंस भी आपको देखने को मिलते हैं इस ग्लैंड के थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सीबेसियस ग्लैंड. ये हमारे पास स्मॉल ट्यूबुलर शेप ग्लैंड होते हैं जो कि डर्मिस के अंदर लोकेटेड होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑयल को, या फिर ऑयल रिलीज करने में, या फिर हेयर फॉलिकल्स को लिब्रिकेट करने में और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो सीबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि थिक फैटी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सीबम. और सीबम इज सिक्रेटेड इनटू द हेयर फॉलिकल्स एंड मेक्स इट वे टू द स्किन सरफेस along with the hairs and the waterproof
to the hair and the skin, helps to prevent them from the drying. Okay, सो सीबम के अंदर क्या होती है, हमारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है जो कि इनहिबिट करती है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी के अंदर ग्रो होने के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस काफी इंपॉर्टेंट है. ओव्यूलेशन क्या होता है, व्हेन ए मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, एंड द एग देन मूव टू द fallopian tube, and when it is fertilized, if the sperm are present in the tube, when the egg is released, there is a good chance to conceive and create the embryo. At the time of the follicular phase, the raising estrogen level triggers the pituitary to release the LH. So the common process called the ovulation, LH सर्च की वजह से हमारा क्या होगा, ovulation होगा. Process of ovulation is the release cause of the mature egg. Ovulation की वजह से mature egg release होगा जो कि travel करेगा fallopian tube की तरफ, fallopian tube से यूट्रस की तरफ, और जहाँ पे fertilization होगा अगर वहाँ पे sperm present है. This is only time during the menstrual cycle when the one can conceive. So इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास वन ओव्यूलेट्स एट अराउंड द 14 डे, अगर आपकी साइकिल 28 डेज की है, राइट एट द मिडल ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, एट ए डे आफ्टर दिस द एग डिसॉल्व्स एंड द डाइज इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ओके, ओव्यूलेशन के हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं. फॉलिकुलर फेज होता है. फॉलिकुलर फेज जो होता है हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, व्हेन योर बॉडी प्रोड्यूस बोथ द FSH एंड द LH. FSH causes the growth and the number of the ovarian follicle, each of which contains one egg. At some point, the follicle develops faster than the rest, and this is the egg when they released called the ovulation. So LH surge in the day before the ovulation help the egg mature and prepare it for the potential fertilization. Luteal phase क्या होता है कि second half of cycle का होता है ये. It is typically of the 10 to 12 hour after the LH peak. At that point, the egg is picked up by the fimbriae. Fimbriae जो होते हैं हमारे fallopian tube के, उसके द्वारा egg को collect किया जाएगा. So वहाँ पे fallopian tube से reproductive tract की तरफ, ये मतलब कि वहाँ पे यूट्रस की तरफ मूव करेगा. If the egg is fertilized in the tube, egg का fertilization हो गया ट्यूब के अंदर, ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा, इम्प्लांट होगा रिजल्टिंग इन द प्रेगनेंसी. नहीं फर्टिलाइज हुआ तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, या फिर कभी कभार एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिलती है. साइन ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है कि फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस और इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, बेसल मेटाबॉलिक, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, चेंज इन सर्वाइकल पोजीशन एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस, सलाइवेशन ज्यादा होता है, और हमारे पास ओव्यूलेशन का जो होता है वो पेन देखने को मिलता है. डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, वही जैसे आपने oogenesis बताया, ये डायग्राम बना के ना स्टूडेंट्स, इजी डायग्राम है. सो उसके बाद में हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल इनटू द स्पर्मेटोजोआ. It occurs mainly within the seminiferous tubule of the testes and can be divided into the 3 phases that is yours. कौन कौन से फेज होते हैं हमारे पास, प्रोलिफरेटिव स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, और मियोटिक फेज और द डिफरेंशिएशन फेज. ओके, सो प्रोलिफरेशन फेज क्या होता है, मतलब बेसिकली जो साइज होता है उनका नंबर होता है वो इंक्रीज होता रहता है. माइटोटिक फेज में उनका डिवीजन होता रहता है. डिफरेंशिएशन में वो बेसिकली this phase is also known as the spermiogenesis. Spermatid undergo the transformation into the spermatozoa. Okay, so ये सारा डायग्राम आपको बनाना है. उसके अंदर ये हमारा जो है वो ओवम का है, oogenesis का है. मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. तो इसका अच्छे से नहीं बताई गई है, क्लियर इमेज नहीं है मेरे पास. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको एक बार रीड आउट करना है, जब मैं आपको ये PDF आपके साथ अटैच कर दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम आपको बनाना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन. इसके अंदर क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इज डिवाइड, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट आपसे पूछा गया है. सो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होता है. अपर के अंदर आपका किडनी और यूरेटर आता है, लोअर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर आता है. सो किडनी क्या होती है आपकी, किडनी जो होती है बीन शेप होती है, either located on the side of your backbone, protected by the rib and the muscle of your back, and the each adult kidney is about 10 to 12 in centimeter, 5 to 7 in width, and 120 to 117 gram weight. ये लर्न करना है MCQ के लिए. इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स और नर्व्स जो होती है वो एंटर करती है. सो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइलम कहते हैं. ये आपने नीट में अच्छे से पढ़ा है. इस नोच which is the notch of the inner concave surface. The kidney, the renal pelvis, large funnel shape is present and the inner of the hilum and many projection called the calyx.
सो किडनी के अंदर क्या होता है कि कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि आउटर जो होता है हमारे पास कैप्सूल होता है इनसाइड द किडनी, दो जोन हमारे पास प्रेजेंट होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जिसको हम रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टेनी भी बोलते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ईच किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि हमारे पास जो कि आपकी छलनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर मतलब बोमन कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, इज अ नोट ऑफ द कैपिलरीज। सो रिनल ट्यूब्यूल्स क्या होती है, मेन स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन कॉल्ड द रिनल ट्यूब्यूल। बोमन कैप्सूल क्या होता है, इंक्लोज्ड होता है कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, कप शेप स्ट्रक्चर कंप्लीटली सराउंडेड बाय योर ग्लोमेरुलस, जिसको हम ग्लोमेरुलस या फिर बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं। पोडोसाइट्स क्या होती है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, जैसे आपकी छल्ली के अंदर वायर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ कैप्सूल दैट मेड ऑफ द हाईली मॉडिफाइड ऑक्टोपस लाइक सेल्स कॉल्ड द पोडोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट देखो, एज ए ट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से लेके जो कॉइल्स हमारी पीसीटी डीसीटी सारे इन्वॉल्व करके आखिरी में जो स्ट्रक्चर जाती है, दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट, रिसीव्स द यूरिन फ्रॉम द मेनी नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पीसीटी, मेन पार्ट ऑफ योर ट्यूब्यूल which is near to the glomerular capsule. Loop of Henle, here thin loop like structure present होती है following the proximal convoluted tubule. DCT क्या होती है कि after loop of Henle आपको tubule जो होती है वो continue करती है DCT के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द नंबर में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड एंटायरली इन द कॉर्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन द फ्यू केसेस द नेफ्रॉन आर called the juxtamedullary nephrons because these are situated next to the cortex medullary junction and their loop of Henle is deep into the medulla. Afferent arteriole, efferent and the peritubular. Afferent क्या होता है कि जो arises from the cortical radiate arteries, जिसको feeder vessel से होता है। efferent जो पास आ रही होती है, ग्लोमेरुलस के पास जो आ रही होती है स्ट्रक्चर, वो efferent होती है। जो दूर जा रही होती है वो हमारे पास efferent होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती है आपके नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज योर यूरेटर। तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। इनकी जो साइज होती है दैट इज 25 to 30 सेंटीमीटर और 12 इंच भी बोल सकते हो आप। लोकेशन क्या होती है कि ईच यूरेटर runs down behind the peritoneum from the renal hilum to the posterior aspect of your bladder which enters into the कोई भी एंगल पे ये उसके अंदर एंटर करेंगे। ओके, किडनी के अंदर एसेंशियल फंक्शन क्या होता है कि ये पाथवे होते हैं बेसिकली किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्मूथ कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक होता है जो स्टोर करता है यूरिन को टेम्परेरली। रेट्रो पेरिटोनियल प्रेजेंट होता है और फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की तरह काम करती है। सो यूरिन की स्टोरेज का काम होता है। ट्राइगोन क्या होता है, ट्राइगोन जो होता है स्मॉलर एरिया प्रेजेंट होता है हमारे उसके अंदर ब्लैडर के अंदर, जहाँ पे 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोन। ऐसा आपका ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, बीच में हमारे पास ट्राइगोन प्रेजेंट होता है। ओके, सो डेट्रूसर मसल्स क्या होती है कि ये 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती है, collectively called the detrusor muscles, and इसके अंदर हमारे पास एपिथेलियम, स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम और द ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा, थिन वॉल्ड ट्यूब होती है दैट कैरीज द यूरिन बाय द पेरिस्टालसिस फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल जो होता है हमारा वो इनवॉलंटरी होता है और एक्सटर्नल क्या होता है हमारे पास वॉलंटरी होता है। फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर का या फिर 1.5 इंच लॉन्ग होता है। मेल यूरेथ्रा जो होता है हमारे 8 इंच या फिर 20 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल ओरिफाई ओपन इनटू द वेजाइनल ओपनिंग, और द मेल जो होता है हमारे पास इसके प्रोस्टैटिक मेम्ब्रेनस और स्पॉन्जी प्रेजेंट होता है। इट इज ओपन एट द टिप ऑफ योर पेनिस आफ्टर ट्रेवलिंग डाउन टू द लेंथ। फंक्शन ऑफ किडनी आपसे पूछा जा सकता है। फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है, वेस्ट प्रोसेसिंग का, एलिमिनेशन, रेगुलेशन और द अदर रेगुलेटरी फंक्शंस, जैसे कि हमारे पास हार्मोनल फंक्शंस जो देखने को मिलते हैं, कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू द एक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। स्टूडेंट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, मैच्योरेशन एंड डिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 चीजें होती है। इसको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को मैच्योरेशन बोला जाता है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो भी मटेरियल आएगा सारा ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर होगा। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बाद में आपको देखने को मिलेगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड आउट करना, इसको अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट।
इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि अच्छे से आप पढ़ सको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ मिचुरेशन। सो इसके अंदर आपके अंदर क्या होता है कि पैसिव स्टोरेज एंड द एक्टिव वर्डिंग ऑफ योर मिचुरेशन क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द पैसिव स्टोरेज एंड द एक्टिव वर्डिंग ऑफ योर यूरिन एंड सेंसरी इनर्वेशन, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे सेंसरी एफरेंट इफरेंट जितने भी आपके पाथवेज प्रेजेंट होते हैं तो उनके द्वारा एक्टिव कंट्रोल होता है। सेंट्रल इनर्वेशन होता है मसल्स के द्वारा, ये कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि डेफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ फीसेस काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन 10 मार्क के हैं, तो दोनों को आपने अच्छे से रीड आउट करना है। डेफिकेशन जो फीसेस के फॉर्मेशन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वहां पे क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में उसको क्या बोलते हैं, हम फीसेस बोलते हैं, फिर फीकल मटेरियल बोलते हैं, जो कि टेम्परेरी स्टोर्ड होता है रेक्टम के अंदर, पास आउट होता है आपके एनएस के थ्रू। ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और मैकेनिज्म भी डिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने काफी सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं। वीडियो को अच्छे से देख के जाना, इसका आयुर्वेद पोर्शन भी आएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी सारी पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, आई एम वेरी थैंकफुल यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, and if you are liking my videos you can like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.